हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 401। गिसेल और मावेन को अलग करने वाली पूर्वी सीमा पर स्टॉर्मवेल पर्वत ऊंचा खड़ा था। पर्वत श्रृंखला लगभग 1000 मील लंबी थी और अपने उच्चतम बिंदु पर 40,000 फीट तक पहुंचती थी और इसकी कई ढलानें बेहद खतरनाक थीं। निचली श्रृंखला का अधिकांश भाग घने जंगल से ढका हुआ था। पहाड़ के ऊपर तूफानी बादलों के बीच से सूरज की एक भी किरण नहीं झांकती थी। हवा की तेज आवाज ने तूफानी मौसम के साथ साथ पहाड़ के चारों ओर एक अशुभ एहसास पैदा किया। इसलिए इसका नाम स्टॉर्मवेल पर्वत पड़ा। पहाड़ के ऊपरी क्षेत्रों में अक्सर हिंसक छोटे चक्रवातों के साथ भारी बारिश होती थी। पहाड़ तक कोई पक्की सड़क नहीं थी। तूफानी बादलों के कारण पहाड़ के आसपास का क्षेत्र धूसर रंग का था। जंगल में पेड़ हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे। माय लॉर्ड माइकल एयरशिप में अपने सोफे पर बैठे थे, खिड़की से दूर पहाड़ को देख रहे थे। तभी उन्होंने मैक्सिन की आवाज़ सुनी। गिब्सन चुड़ैल के द्वीप पर पहुंच गया है। विबियस और सेनेटरों से निपटने के बाद माइकल ने गिब्सन को चुड़ैल के द्वीप पर भेजा। वे द्वीप के पास तैनात थे क्योंकि गिब्सन के लिए चुड़ैल के द्वीप तक पहुंचने की यह एक छोटी यात्रा थी। माइकल ने खुद को और मैक्सिन को वापस एयरशिप में टेलीपोर्ट करने से पहले सेनेटरों को मावेन में टेलीपोर्ट किया। वर्तमान में वह स्टॉर्मवेल पर्वत को देखने के लिए जा रहा था। उसने 3 घंटे का ध्यान विराम लिया, जिससे सेनेटरों को स्टॉर्मवेल पर्वत से सैनिकों को वापस लेने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। यह अजीब लग रहा है मेरे प्रभु, मैक्सिन ने खिड़की से देखने के लिए अपनी पीठ झुकाए। आकाश में गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवा किसी को भी भयानक या कम से कम उनके दिल में कुछ डर महसूस करा सकती थी। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी आकाश में बादलों के बीच से गुजरने के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत स्टॉर्मवेल पर्वत के सामने एक चट्टान की तरह दिखाई देगा। वह महसूस कर सकता था कि तूफानी हवा के कारण हवाई जहाज हिलने लगा है। जैसे जैसे वे पहाड़ के करीब पहुंचते गए, छत पर भारी बारिश की आवाज़ तेज होती गई। भले ही ये दिन का मध्य था, लेकिन अंधेरे के कारण ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई है। धमाका धमाका धमाका। अंधेरे आसमान में बिजली चमकी और गरज के साथ हवा कांप उठी। हवाई जहाज जल्द ही हिंसक रूप से हिलने लगा। मैक्सिन ने लगभग अपना संतुलन खो दिया। उसने जल्दी से सोफे को पकड़ लिया और खुद को स्थिर किया। मेरे प्रभु, हम क्रैश लैंडिंग का जोखिम उठाए बिना आगे नहीं उड़ सकते। कयस उनके पास दौड़ता हुआ आया। उसे हवाई जहाज रोकने और गिसेल के पास वापस जाने के लिए कहो। माइकल अपने सोफे से उठ खड़ा हुआ। लेकिन मेरे प्रभु, कयस उन्हें स्टॉर्मवेल पर्वत में छोड़ने के लिए अनिच्छुक लग रहा था। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिणी महाद्वीप के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक थी। अनगिनत यात्रियों और सैनिकों ने इस इलाके में अपनी जान गंवाई। फिर भी वे लूसीफर और मैक्सिन नहीं थे। जब मैं दूर रहूं तो इसका उपयोग अन्य सेनेटरों के साथ संवाद करने के लिए करें। अपनी कलाई को झटकते हुए उसने अपने स्पेस रिंग से एक ईयरपीस निकाला। सभी अन्य सेनेटरों को एक ईयरपीस दिया गया ताकि वे कयस से बात कर सकें। ईयरपीस के अलावा उन्होंने स्पाई कैम पेंडेंट भी पहने हुए थे, इसलिए अज़ाज़िल उन पर 24/7 नज़र रख सकता था। अगर वे पेंडेंट हटाने की कोशिश करते तो साइडकैम के अंदर का जहर उनके शरीर में घुस जाता, जिससे उनकी तुरंत जान चली जाती। माइकल दरवाजे की ओर बढ़ा और मैक्सिन उसके पीछे पीछे चली गई। वह दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने मैक्सिन की पतली कमर को अपने हाथ से लपेट लिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने उसे अपने करीब खींच लिया। दरवाज़ा खुलते ही हवा के तेज झोंके ने उन्हें लगभग पीछे की ओर धकेल दिया। बिना समय बर्बाद किए वह हवाई जहाज से कूद गया। हवा का झोंका, हवा में ही उसने अपनी पीठ घुमाए और दरवाज़ा बंद करने के लिए हवा का झोंका भेजा। चाहे वह कितनी भी बार उड़े, उसे कभी भी इस बात की आदत नहीं पड़ी कि वह वास्तव में एक सुपरमैन की तरह उड़ रहा है। उड़ने का एहसास जादुई था। उनके नीचे का हरा भरा जंगल धुंधले कोहरे से ढका हुआ था। हवा और बारिश उसके चेहरे से इतनी तेजी से गुजर रही थी कि उसे कभी कभी अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही थीं। जैसे जैसे वे पहाड़ के करीब पहुंचते गए, विशाल पहाड़ को देखकर वह डर गया। पहाड़ के सामने वे बहुत छोटे लग रहे थे। उसने जमीन पर कुछ आकृतियां देखीं। वह जल्दी से उड़ गया, इससे पहले कि कोई उसे देख पाता। तूफानी मौसम में कोई भी उसे देख नहीं सकता था। जमीन पर, भगवान का शुक्र है, जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उसने राहत की सांस ली। उड़ने की आदत डाल लो, क्योंकि उसने उसे जाने दिया। जल्द ही तुम उड़ोगी। एक पल के लिए वह डरी हुई दिखी। फिर भी उसने उड़ने के अपने डर को नियंत्रित करते हुए सिर हिलाया। वे वर्तमान में जंगल और पहाड़ के कदमों के बीच एक संकरे रास्ते पर खड़े थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में या नग्न कई आकृतियों को पहाड़ से बाहर निकलते देखा। वह होस्टस होगा। उसने स्पार्टन सैनिक की ओर देखा जो दासों की देखरेख कर रहा था। सैनिक चर्मपत्र को घूर रहा था। चर्मपत्र पर ध्यान केंद्रित करने के कारण स्पार्टन माइकल और मैक्सिन के कदमों की आवाज़ सुनने में लगभग विफल हो गया। पदचिह्न न सुन पाने के लिए स्पार्टन को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हवा की तेज आवाज़ और भारी बारिश किसी को भी पदचिह्नों की आवाज़ सुनने से रोकती।
स्पार्टन होस्टस, अचानक आई आवाज सुनकर स्पार्टन कांप उठा। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। स्पार्टन ने अपनी कमर पर लटकी हुई तलवार को पकड़ा। शांत हो जाओ स्पार्टन, सेनेटर विबियस ने हमें भेजा है। स्पार्टन ने भौहें सिकोड़ी। एक बड़े लाल पंख वाले सुनहरे हेलमेट के बावजूद माइकल अभी भी उसके चेहरे पर भौहें सिकोड़ सकता था। फिर भी वह उसका चेहरा पूरी तरह से नहीं देख पाया, लेकिन उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हेलमेट के नीचे स्पार्टन कैसा दिख रहा था। मैंने सेनेटर विबियस से पहाड़ पर किसी के आने के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। होस्टस का हाथ अभी भी उसकी तलवार की मूठ पर था। जाहिर है उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ। सेनेटर ने हमें ये दिया। माइकल ने धीरे से अपना हाथ अपने कोट की जेब में डाला, जबकि स्पार्टन बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। देखो, जब होस्टस ने माइकल को क्रिस्टल निकालते देखा तो वह दंग रह गया। हमारे पास स्पार्टन के साथ खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। गिसेल की स्पार्टन सेना यहाँ आने वाली है। माइकल ने धरती पर पहले भी ऐसी ही स्थितियों को संभाला है। जब सामने वाला व्यक्ति संदेह में होता था तो उसे सोचने का समय दिए बिना ही दौड़ा देता था। जब तक वह होस्टस से खनन कार्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा नहीं जान लेता, तब तक वह उसे मारना नहीं चाहता था। यही कारण था कि होस्टस अभी भी जीवित था। क्या? स्पार्टन सेना? बकवास, आप बाद में बड़बड़ा सकते हैं स्पार्टन। अब हमें एक काम करना है। मुझे बताओ कि तुमने गुलामों को निकालने का काम पूरा कर लिया है, जैसा कि तुम्हारे आदेश में कहा गया था। होस्टस के हाथ में चर्मपत्र में माइकल द्वारा छोड़े गए सेनेटरों के हस्ताक्षरित पत्र थे। यह अफसोस की बात थी कि उसे विबियस को मारने से पहले उससे हस्ताक्षरित पत्र नहीं मिला। चूंकि उसे विबियस की ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने परेशान नहीं किया। मैक्सिन ने सोचा कि विबियस की मौत का एकमात्र कारण उसके पाप थे। हालांकि ये केवल एक कारण था। दूसरा कारण विबियस की वफादारी का स्तर था। जब सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वह विबियस को अपना अधीनस्थ बनाना चाहता है या नहीं, तो विबियस की वफादारी का स्तर 0.2% था। विबियस के पास सब कुछ था और वह बहुत ज्यादा शक्ति चाहता था। उसकी वफादारी बढ़ाना सिरदर्द होगा, और उसकी आंतरिक भावना ने उसे विबियस को मारने के लिए कहा, क्योंकि विबियस ने निर्दोषों और गुलामों की हत्याओं में बहुत आगे निकल गया था। कोई रास्ता नहीं था कि माइकल ऐसे हत्यारे पागल को अपना अधीनस्थ बनाए। हाँ, वे उनमें से आखिरी हैं। आदेश में कहा गया था कि मुझे उन्हें गिसेल सीमा पर भेजना होगा। क्या होगा अगर उन गुलामों ने भागने की कोशिश की? होस्टस ने पूछा जब माइकल खदान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। परेशान मत हो, हमारे पास चिंता करने के लिए और भी बड़ी चीजें हैं। मुझे अंदर की खनन साइट दिखाओ। स्पार्टन होस्टस ने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम तेज कर लिए। जैसे जैसे वे खदान में अंदर जाते गए, यह उतना ही अंधेरा होता गया। दीवार पर लटकी कुछ मशालें ही उनकी रोशनी का स्रोत थीं। कुछ भी जो मुझे पता होना चाहिए इससे पहले कि वे कमीने यहाँ आकर जगह की जांच करें। क्या कमीने हैं मेरे स्वामी? होस्टस ने उसे मेरे स्वामी कहकर संबोधित किया। उसके रवैये के साथ साथ ये तथ्य कि उसके पास क्रिस्टल है, ये दर्शाता है कि वह युवा किसी उच्च पद से संबंधित व्यक्ति था, शायद विबियस से संबंधित कोई कुलीन व्यक्ति। संरक्षकों का एक समूह आ रहा है, शांति वार्ता या कुछ ऐसा ही। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्हें इन क्रिस्टल के अस्तित्व के बारे में पता न चले। माइकल चलते चलते कुछ बातें बना रहा था। संरक्षक? होस्टस दंग रह गया। कोई बड़ी बात नहीं मेरे स्वामी, बस कुछ गुलाम अंदर मर गए। मैंने उनके शवों को साफ कर दिया, इसलिए कोई समस्या नहीं है। माइकल ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन खदान में और अंदर जाना बंद नहीं किया। मृत्यु का कारण क्या है? उसने स्पार्टन से पूछा। कुछ सेकंड के लिए होस्टस चुप रहा। तुमने जांचने की जहमत नहीं उठाई, है न? उसने आह भरी जब स्पार्टन ने अपने हेलमेट के पीछे खरोंच लगाए। आखिरकार लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद उन्हें खदान में और अंदर नीली रोशनी की कुछ झलकें दिखाई देने लगीं। जल्द ही संकरा रास्ता एक बड़े विशाल क्षेत्र में खुल गया, जहां उन्होंने दीवारों, जमीन और उनके ऊपर क्रिस्टल देखे। सैकड़ों लोग उस क्षेत्र में रह सकते थे, ये बहुत बड़ा था। वह विभिन्न आकारों में क्रिस्टल देख सकता था। क्षेत्र के दूसरी ओर उसने एक संकरी जगह देखी, साथ ही हथौड़े, फावड़े, लोहादंड और बड़ी कुल्हाड़ी जैसे औजार भी थे। ये कहाँ जाता है? माइकल ने संकरी जगह की ओर इशारा किया और होस्टस से पूछा। पहाड़ में और भी गहराई में मेरे स्वामी। वे दास रास्ते को तोड़ते हुए मर गए। वे क्यों मर गए? दूसरी तरफ क्या है? माइकल को अपने पेट में कुछ बुरा महसूस हो रहा था। अत्यंत सावधानी के साथ वह पथरीली जमीन से होकर संकरी जगह पर पहुंच गया। माइकल दूसरी तरफ जाने के लिए संकरी दरार से होकर जा रहा था। होस्टस उसके पीछे पीछे गया, जबकि मैक्सिन आखिरी में दरार से होकर अंदर गई। जैसे ही वह दरार से होकर अंदर गया, उसके हाथ में जो मशाल थी वह बुझ गई। हालांकि अचानक आए अंधेरे ने उसके पक्ष में काम किया। होस्टस को पता चले बिना ही माइकल ने डेथ रेंज मंत्र का जाप किया। अंधेरे की वजह से उसकी ताकत बढ़ गई।
उसने अपने सामने की चट्टान को धकेला और अपनी पीठ का इस्तेमाल करके पीछे की चट्टान को पीछे धकेला। सनकरी दरार चौड़ी होने के साथ ही चरमराने लगी। सनकरी दरार चौड़ी होने पर मैक्सिन थोड़ी सांस ले सका। हालांकि होस्टस को लगा कि दरार चौड़ी हो रही है, लेकिन उसे नहीं लगा कि उसके सामने वाले नौजवान में पहाड़ को हिलाने की ताकत है। मेरे प्रभु, क्या आप दूसरी तरफ देख सकते हैं? मैक्सिन ने जोर से सांस ली। दरार चौड़ी होने के बाद भी उसे अपने शरीर के आकार की वजह से दरार से होकर निकलने में मुश्किल हो रही थी। मैं हवा को महसूस कर सकता हूँ, बस थोड़ा और, उसने जवाब दिया। उसे मैक्सिन की आवाज़ में थकान महसूस हुई। उसका थक जाना अजीब था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैक्सिन के बोलने के तुरंत बाद होस्टस ने भी अपना मुंह खोला। आश्चर्यजनक रूप से स्पार्टन भी थका हुआ लग रहा था, मैक्सिन से ज्यादा थका हुआ। रोना बंद करो, बस थोड़ा और, उसने दरार से निकलने पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह छोटा बच्चा था तो उसे बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया था। वह तब तक इस स्थिति में था जब तक उसने स्पेक्ट्रे के साथ प्रशिक्षण नहीं लिया। एक दिन जब स्पेक्ट्रे को माइकल के बंद जगहों से डर के बारे में पता चला तो स्पेक्ट्रे ने उसे एक ताबूत में रख दिया और पूरे दिन के लिए दफना दिया। स्पेक्ट्रे ने उसे अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए मजबूर किया। अंत में वह बंद जगहों के डर को दूर करने में सक्षम हो गया। जब तक स्पेक्ट्रे पागल नहीं हो गया और उसने हत्यारों को उस अनाथालय को मारने का आदेश नहीं दिया जिसकी माइकल को परवाह थी, तब तक वह न केवल उसके लिए एक गुरु था बल्कि एक पिता की तरह भी था। माइकल जो कुछ भी जानता था उसने स्पेक्ट्रे से सीखा। अपने दिल की गहराई में वह अभी भी उस बूढ़े आदमी को याद करता था। चेतावनी, चेतावनी। अचानक उसकी पूरी आठ दृष्टि सिस्टम से चेतावनी संदेशों से भर गई। उसके सिर के अंदर चीखने की आवाज़ों से उसके विचारों की श्रृंखला तुरंत रुक गई। अत्यधिक मात्रा में विकिरण। होस्ट अत्यधिक मात्रा में विकिरण के संपर्क में आ गया है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सिस्टम होस्ट को 100% हीलिंग पोशन खरीदने और उपयोग करने की सलाह देता है। हीलिंग पोशन 30 मिनट तक रेडिएशन से होस्ट को स्थायी रूप से नुकसान होने से रोकेगा। शिट, मैक्सिन, वापस जाओ। वह चौंक गया। तुरंत अपना सिर मैक्सिन की ओर घुमाते हुए वह चिल्लाया। एक पोशन के लिए होस्ट को 5000 बैडेज पॉइंट देने होंगे। क्या होस्ट हीलिंग पोशन खरीदना चाहता है? हाँ, बकवास करो, 2 खरीदो। माइकल ने अपने मन में सिस्टम पर चिल्लाया। चेतावनी के कई सेकंड बाद उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा और साथ ही रेडिएशन की वजह से मांसपेशियों में दर्द भी होने लगा। अपने शरीर में बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए माइकल ने अपने पैरों से पहाड़ की दीवार को आगे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। उसने पहाड़ को आगे पीछे धकेलते हुए जोर से चीख मारी। वह पहाड़ को हिलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन इतना मजबूत था कि दरार को कई इंच और चौड़ा कर सके जिससे मैक्सिन के लिए सनकरी दरार से बच निकलना आसान हो जाए। जैसे ही उसने दरार को चौड़ा किया, सिस्टम ने उसे उपचार औषधि दी। उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत एक घूंट में पूरी औषधि पी ली। मैक्सिन, इसे पी लो, उसने होस्टस को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जो माइकल और मैक्सिन के बीच था। स्पार्टन सीधा खड़ा होने के लिए दीवार पर पीछे झुक गया। वह भारी सांस ले रहा था। होस्टस को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए माइकल ने ज्वाला की एक गेंद बनाई जिसने अंधेरी खदान को रोशन कर दिया। फिर उसने चमकदार नीली उपचार औषधि मैक्सिन की ओर फेंकी। औषधि चमक रही थी मानो वह तरल सोना हो। मैक्सिन को सीधे खड़े होने में परेशानी हो रही थी। उसे लगा कि उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं और उसे जानलेवा सिरदर्द हो रहा है। मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द के अलावा उसे लगा कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगी। फिर भी अपने शरीर की सारी ताकत जुटाते हुए उसने हवा में औषधि को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। हवा का झोंका। उसकी तरह ही मैक्सिन ने भी एक ही बार में हीलिंग पोशन पी लिया। जिस क्षण उसने हीलिंग पोशन खत्म किया, माइकल ने उसकी ओर हवा का एक शक्तिशाली झोंका भेजा। हवा के शक्तिशाली झोंके ने होस्टस और मैक्सिन दोनों को सनकरी दरार से बाहर धकेल दिया। मैक्सिन और होस्टस के विपरीत वह सनकरी दरार से बाहर नहीं भागा, बल्कि खुद को दरार में और भी गहराई तक धकेल दिया। लाइटनिंग डैश। उसने मंत्र का जाप किया और सिस्टम को अपने लूसीफेर कवच से लैस करने की इच्छा जताई। एक पल में वह अपने पूर्ण लूसीफेर रूप में बदल गया। कवच से जुड़ी धातु की प्लेटें दोनों तरफ की खुरदरी दीवारों से खरोंच गईं, जिससे आग की चिंगारी निकल रही थी। अगर कवच नहीं होता तो उसकी बाहों की त्वचा खुरदरी दीवारों से गाजर की तरह उखड़ जाती। लाइटनिंग डैश की मदद से उसने खुद को दरार से बाहर धकेल दिया। वाह, माइकल की सजगता ने उसे फिर से बचा लिया क्योंकि वह अपने नीचे एक गड्ढे में गिरने से बस 1 इंच दूर था। सनकरी पगडंडी के खुलने से कई मीटर बाद जमीन खत्म हो गई। उसके सामने एक अंतहीन अंधेरे गड्ढे के अलावा कुछ नहीं था। वाह, उसने अंधेरे गड्ढे में नीचे देखा। छेद एरिजोना के उल्कापिंड क्रेटर जितना बड़ा या उससे भी बड़ा था। वह अंधेरे गड्ढे का अंत नहीं देख पाया। ये बिल्कुल अंधेरा था। ये कौन सी जगह है? उसने चौंक कर चारों ओर देखा।
गड्ढे के ऊपर वह छत पर विबियस से मिले क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकीले अनगिनत क्रिस्टल देख पाया। ये क्रिस्टल खून के लाल और आकार में बड़े थे। हालांकि माइकल क्रिस्टल के पास उड़ने और उन्हें खनन करने से डरता था, बिना ये जाने कि छेद के अंदर क्या पड़ा है। सिस्टम, अगर कुछ गलत हुआ तो एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदें और मुझे और मैक्सिन को सुरक्षित दूरी पर टेलीपोर्ट करें। क्या होस्ट अंतहीन गड्ढे में कूदने की योजना बना रहा है? बिल्कुल नहीं। उसने अपने स्पेस रिंग से एक ड्रोन निकाला। गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर उसने ड्रोन को गहरे अंधेरे गड्ढे में उड़ाने से पहले एक बार फिर नीचे देखा। उसका दिल उसकी छाती पर जोर से धड़क रहा था। उस विशाल काले गड्ढे को देखकर ही वह घबरा गया। अज़ाज़ल, क्या तुम उस ड्रोन की फुटेज देख रहे हो जिसे मैंने अभी अभी तैनात किया है? हाँ मेरे स्वामी, अज़ाज़ल की गंभीर आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। सिस्टम, सब कुछ रिकॉर्ड करो। वह अपने दिमाग में ड्रोन द्वारा कैप्चर की जा रही फुटेज देख सकता था। ड्रोन उसकी नज़र से ओझल हो गया, फिर भी उसे अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। गड़गड़ाहट। अचानक गड्ढे से ज़मीन हिला देने वाली कराह निकली। अगले ही पल ड्रोन की फुटेज गड़बड़ होने से पहले गायब हो गई। ड्रोन टुकड़ों में बिखर गया। शिट, माइकल के पैर डर के मारे पीछे की ओर मुड़ गए। लाइटनिंग डैश। उसने तुरंत बिना समय बर्बाद किए मंत्र पढ़ा। खोपड़ी के मुखौटे के नीचे उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना भयभीत महसूस नहीं किया था। वह बिना पीछे मुड़े ही गड्ढे से भाग गया। चीख। कवच दीवारों से टकराया जिससे चिंगारी निकली और वह गड्ढे से भाग गया। कवच पूरी तरह से विकृत हो गया और उसका चमकदार धातुई काला रंग चला गया। धमाका। जैसे ही वह संकरी दरार से बाहर निकला, वह लड़खड़ा कर नीचे गिरा और रुकने से पहले कुछ मीटर तक फिसलता रहा। हे भगवान, मैक्सिन ने उसे नीचे गिरते हुए देखकर चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह उसकी ओर दौड़ पाती, माइकल ने लात मारी। वह स्थिर नहीं रहा, बल्कि फिर से संकरी दरार के खुलने की ओर बिजली की तरह दौड़ा। इस बार जब वह खुलने के स्थान पर पहुंचा तो वह उसमें से नहीं निकला। उसने पहाड़ के दोनों किनारों को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उन्हें करीब खींच लिया। उसकी चीख खदान में गूंज उठी। कवच के टूटने के साथ ही उसके शरीर की हर मांसपेशी उभर आई। संकरी जगह के दोनों ओर पहाड़ की दीवारों में भी दरारें बन गई थीं। मैक्सिन उसकी कच्ची ताकत देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। उसने संकरी जगह को इंच इंच बंद होते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ को ही हिला रहा हो। उस जगह को बंद करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे अपनी चेतना को बहता हुआ महसूस हो रहा था। फिर भी उसने खुद को पूरी तरह से धकेल दिया क्योंकि उसने जो देखा वह मौत के अलावा कुछ नहीं था। उसने मौत को उसकी आंखों में देखा और वापस आ गया। धमाका। आखिरकार कई सेकंड के बाद दरार आखिरकार बंद हो गई, जिससे एक धमाकेदार आवाज़ आई। जब वह ज़मीन पर गिर गया तो मैक्सिन दौड़कर उसके पास आए। उसे होस्टस की चिंता नहीं थी क्योंकि स्पार्टन खून से लथपथ होकर मर गया था। यह एक भयानक मौत थी। उसके शरीर के सभी छिद्रों और छिद्रों से खून बह रहा था। वह हमेशा के लिए अपनी जान गंवाने से पहले पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटाता रहा। मेरे प्रभु, क्या हुआ? मैक्सिन ने उसके सिर को अपने हाथ में लेने से पहले उसके बगल में घुटने टेक दिए। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सिस्टम, माइकल ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए धीरे से कहा। टेलीपोर्ट। अंधेरा, जंगल। मैक्सिन को लगा कि उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई है। उसने पहले भी ऐसा अनुभव किया था, इसलिए उसने माइकल को अपने करीब से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक अंधेरे आरामदायक कमरे में थी। क्या हुआ? बकवास, मैक्सिन चिल्लाए। वह अज़ाज़ल की अचानक उपस्थिति से चौंक गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे स्वामी को बिस्तर पर लिटाओ। अज़ाज़ल ने बिस्तर की ओर इशारा किया। उसके अलौकिक चेहरे पर चिंता की लकीर थी। मैक्सिन ने माइकल को उठाते हुए गुर्राहट की। अपने कवच के साथ वह थोड़ा भारी था। सावधान, अज़ाज़ल ने कहा। वह उसके वजन के कारण लगभग बिस्तर पर गिर गई। जिस क्षण तुम पहाड़ पर वापस जाओ, उस क्षेत्र को बंद कर दो जिसमें तुम थे। मैक्सिन को नहीं पता था कि उसके सामने तैरती हुई आकृति क्या है, लेकिन वह उसकी आवाज़ में डर को महसूस कर सकती थी। क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ और लॉर्ड लूसीफर ने द्वार क्यों बंद कर दिया? डोरमेंट हाइड्रा। दोनों ने माइकल की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सिर बिस्तर की ओर घुमाया और देखा कि लूसीफर खड़ा है। हाइड्रा स्टॉर्मवेल पर्वत पर है। नमस्ते मेरे अद्भुत पाठकों। इस दिन एक लेखक के रूप में मेरी 2 साल की यात्रा पूरी हो गई है। मैं अपने सभी अद्भुत पाठकों को अब तक मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी टिप्पणियों, समीक्षाओं और आलोचनाओं ने न केवल मेरी खुशी को बढ़ाया बल्कि मुझे एक बेहतर लेखक भी बनाया। मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान हो रहा है कि मेरी तीसरी किताब राइज ऑफ द लीजेंडरी एम्परर इस महीने की 23 तारीख को रिलीज होगी। और मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरा अगला एडवेंचर डिक्टेटर विद ए बेडेस सिस्टम इसी महीने रिलीज होगा।
मुझे उम्मीद है कि आप में से हर कोई मुझे अपना समर्थन देना जारी रखेगा। शेड्यूल एचबीएस के नए उपन्यास से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। कृपया इस अध्याय के अंतर्गत अपनी टिप्पणी छोड़कर मुझे अपना समर्थन दिखाएं। यह अब मेरा जीवन है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरे साथ रहेगा और मेरा समर्थन करेगा। हमेशा आपका नासमझ लेखक। हाइड्रा। मेरे प्रभु, मुझे लगा कि वेदोरा इस दुनिया में एकमात्र हाइड्रा है, मैक्सिन ने बड़बड़ाया। माइकल ने सांस लेने के लिए अपना मुखौटा और छाती का कवच दोनों उतार दिए। मुझे कुछ देखना है। माइकल कमरे से बाहर चला गया। मैक्सिन और अजाजेल उसके पीछे पीछे चले गए। हमेशा की तरह नेदरल्स गलियारे की सफाई कर रहे थे जैसे कि वे पेशेवर नौकरानियां हों। अजाजेल ने जगह को रोशन करने के लिए छत पर नीले रंग के गोले लगाए। वे इलेक्ट्रिक बल्बों की तरह रोशनी नहीं देते थे, लेकिन वे गलियारे से गुजरना आसान बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी देते थे। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक भूरे रंग के दरवाजे पर पहुंचे जो 7 फीट ऊंचा था। दरवाजे पर जटिल नक्काशी थी जो लूसीफेर की तरह लग रही थी, जो खोपड़ियों से भरे युद्ध के मैदान में कई सैनिकों से लड़ रहा था। माइकल ने दरवाज़ा खोला और एक विशाल कमरा देखा। चारों दीवारों पर 24 इंच के मॉनिटर के आकार के दर्पण चिपके हुए थे। प्रत्येक मॉनिटर एक दृश्य दिखा रहा था। पहले इस कमरे का इस्तेमाल ऑर्डर ऑफ डेथ द्वारा शस्त्रागार के रूप में किया जाता था। कमरे में रखे गए हथियार थे, समय के साथ वे जंग खा गए और बेकार हो गए। दर्पणों को छोड़कर कमरे के केंद्र में 4 फीट के खंभे पर एक चमकदार सफ़ेद गोला था। शक्ति के स्थान पर आपका स्वागत है, मैक्सिन। माइकल ने मुस्कुराते हुए मैक्सिन का अभिवादन किया। फिर वह कमरे के केंद्र की ओर चला गया। निगरानी कक्ष की क्षमता को समझने में उसे 1 मिनट लगा। वर्तमान में इस कमरे से वह ब्रेडिया, केथेन और रॉयल लैंड के कुछ स्थानों पर नजर रख सकता था। अगर वह दुनिया भर में हजारों स्पाइडर तैनात कर सकता तो उसके पास दुनिया में किसी से भी बड़ी निगरानी प्रणाली होती। सफ़ेद गोला एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता था। इसमें हर एक फुटेज संग्रहीत होती थी। यदि आवश्यक हो तो माइकल सिस्टम के माध्यम से फुटेज तक पहुंच सकता था। उसके अलावा केवल अजाजेल के पास फुटेज तक पहुंच थी। माय लॉर्ड, क्या वह है? मैक्सिन ने एक दर्पण की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। माइकल ने मैक्सिन द्वारा इंगित दर्पण को देखा और पायरेट लॉर्ड कोरी को एक आरामदायक बिस्तर पर एक नग्न आदमी के साथ सोते हुए देखा। फिर मैक्सिन ने अपना सिर बगल में लगे शीशे की तरफ घुमाया और शॉटी को अपनी नाक खुजाते देखा। उसने अपने पुराने क्रू को समुद्री लुटेरों की खाड़ी में लंगर डाले अपने जहाज पर पार्टी करते भी देखा। सदमे में वह दीवार के कोने पर लगे काले शीशे को देखने में विफल रही, जिस पर कोई फुटेज नहीं थी। वह अपनी निजता पर आक्रमण होने का एहसास होने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी निजता पर आक्रमण हो रहा है, मैक्सिन? जैसे कि वह मन को पढ़ने वाला हो, माइकल ने पूछा कि वह क्या महसूस कर रही थी। मैक्सिन उसके सवाल से स्तब्ध रह गई। वह अपना सिर हिलाना चाहती थी लेकिन वह झिझक रही थी। क्या तुम उन दर्पणों में अपने कमरे की फुटेज देख सकती हो? मैक्सिन ने कमरे में चारों ओर देखा, काले दर्पण सहित हर एक दर्पण को घूरते हुए। आखिरकार कई क्षणों के बाद उसे कोई दर्पण नहीं मिला जो बर्था में उसके कमरे या उसके पुराने जहाज की फुटेज दिखा रहा हो। मैं उन लोगों की जासूसी नहीं करती जिन पर मुझे भरोसा है, और अगर मैं करती भी हूं तो ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है। संरक्षक और मेरे दुश्मन मेरे सबसे करीबी लोगों का इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचेंगे। अगर मैं उन पर नज़र नहीं रखूंगी तो सबसे अच्छी स्थिति में वे मर जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें तब तक प्रताड़ित किया जाएगा जब तक कि वे टूट न जाएं। उसके शब्दों ने किसी तरह उसे शांत किया। ये बात उसे भी समझ में आए। अगर उसे गार्जियन ने पकड़ लिया तो वह चाहेगी कि लूसीफर उसे ढूंढे और उसे बचाने आए। ये लो, मैक्सिन ने देखा कि सेनेटरों को पहले जो पेंडेंट दिया गया था वह उसके हाथ में दिखाई दिया। जब तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें देखे तो इसे हटा दो और इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। उसने स्पाइकेम पेंडेंट मैक्सिन को सौंप दिया। हाँ मेरे प्रभु, वह महसूस कर सकती थी कि लूसीफर वास्तव में उस पर भरोसा करता है। इससे उसका दिल बहुत खुश हुआ। जैसा कि उसने समझाया, वह अपने वफादार अधीनस्थों पर जासूसी नहीं कर रहा था क्योंकि वह सिस्टम विंडो में उनकी वफादारी देख सकता था। फिर भी वह उन पर नज़र रख रहा था ताकि अगर वे मुसीबत में पड़ जाएं। जब उसने पेंडेंट को अपने गले में पहना तो माइकल ने अपना हाथ हिलाया और उनके सामने का हर एक शीशा काला हो गया। सिस्टम, ड्रोन द्वारा कैप्चर की गई फुटेज चलाओ, उसने सिस्टम को आदेश दिया। अजाजेल और मैक्सिन उनके सामने टिमटिमाती स्क्रीन को घूर रहे थे। इसे धीमी गति में चलाओ, उसने सिस्टम को आदेश दिया। बिना कुछ बोले वे सभी स्क्रीन को घूरते रहे। उस समय सभी दर्पण एक विशाल स्क्रीन की तरह काम कर रहे थे। कई पलों तक स्क्रीन पर सिर्फ काला अंधेरा ही दिखाई दिया। फिर एक पल के लिए मैक्सिन ने अंधेरे गड्ढे के अंदर 3 जोड़ी लाल चमक देखी। अगले ही पल स्क्रीन गड़बड़ा गई और चलना बंद हो गई। इसे फिर से धीरे से चलाओ। फुटेज फिर से शुरू हुई। इस बार मैक्सिन ने पलक भी नहीं झपकाए।
उसने लाल चमक को करीब से देखा जो कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी। माइकल ने गहरी सांस ली। अंधेरा था और लाल चमक सिर्फ एक पल के लिए दिखाई दी, लेकिन वह जानता था कि उसने क्या देखा। वे सिर्फ लाल चमक या फुटेज में गड़बड़ियां नहीं थीं। वे आंखों की जोड़ी थीं, 3 जोड़ी आंखें। 3 जोड़ी आंखें, उच्च विकिरण, आंखों का आकार और उसकी आंतरिक भावना ने उसे बताया कि यह हाइड्रा था जो अंधेरे गड्ढे के अंत में आराम कर रहा था। अगर उसका अनुमान सही था तो हाइड्रा किंग गिदोराह के आकार से 3 गुना बड़ा होगा। इसकी कल्पना मात्र से ही वह अंदर तक डर गया। हाइड्रा इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हो सकता है। इस हाइड्रा जैसे राक्षस से लड़ना मौत को आमंत्रित करने के अलावा कुछ नहीं था। उसे एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे अमर अवस्था तक पहुंचने तक हाइड्रा की खोज न करने के लिए क्यों कहा था। क्या वे आंखें हैं, मेरे प्रभु? फुटेज को अत्यधिक धीमी गति में देखने के बाद मैक्सिन ने इसका अनुमान लगाया। हाँ, वह हाइड्रा ही वह कारण है जिसके कारण दक्षिणी महाद्वीप में कोई भी साधक नहीं बन सकता। मैक्सिन का जबड़ा थोड़ा नीचे गिर गया। ये वायुमंडल में मौजूद सभी आग ऊर्जा को चूस रहा है, जैसा कि उसने कहा। उसने अपनी कलाई को झटका दिया, क्रिस्टल को अपने अंतरिक्ष वलय से बाहर निकाला। ये क्रिस्टल पहाड़ में एकत्रित आग ऊर्जा के उपोत्पाद होने चाहिए। अजाजिल उसके पीछे मंडरा रहा था। जब उसने क्रिस्टल को देखा तो वह उत्सुकता में उसकी ओर तैर गया। वह एक पल के लिए क्रिस्टल को घूरता रहा। मेरे प्रभु, ये शुद्ध आग ऊर्जा है, दानव बटलर ने कहा। गड्ढे के भीतर शुद्ध आग ऊर्जा क्रिस्टल होने चाहिए। वह वहां खड़ा था और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके स्क्रीन को देख रहा था। फिर से उसने हाइड्रा की लाल आंखें देखने के लिए फुटेज चलाया। उस राक्षस को जगाने का जोखिम उठाने लायक नहीं है। अजाजेल, मेरे प्रभु, दुलार से कहो कि वह जितने भी नेदरल्स को बुला सके बुलाए। हम उस पहाड़ से गंदगी निकालने जा रहे हैं। फिर उसने अपनी नज़र मैक्सिन की ओर घुमाई। मैक्सिन, सुनिश्चित करो कि कोई भी गड्ढे के लिए उस रास्ते को न खोले। अगर वह हाइड्रा जाग गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मैक्सिन ने उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर सिर हिलाया। उसने उसे पहले कभी इस तरह गंभीर नहीं देखा था। मैं नेदरल्स को पहाड़ में टेलीपोर्ट कर दूंगा। मैक्सिन मेरे लिए सभी क्रिस्टल स्टोर करेगी। कैसे हो मेरे प्रभु? जाओ देखो आर्या के भाई कैसे हैं। यह उत्तर देने के बजाय कि वह क्रिस्टल कैसे स्टोर कर पाएगी, माइकल ने उसे आर्या के भाइयों की जांच करने के लिए कहा। उसके कमरे से बाहर जाने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया क्योंकि अंधेरे फुटेज जीवन दृश्यों में बदल गए। एक महिला एक बोल्डर के शीर्ष पर खड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके पीछे एक राजसी झरना था। झरने से छिड़का हुआ पानी और सूरज की रोशनी ने महिला के पीछे एक सुंदर लघु इंद्रधनुष बनाया। लैला एल्डेन। अजाजेल उसे गर्भवती पेट के बावजूद एक नज़र में पहचान सकता था। माइकल ने लैला को जो पेंडेंट दिया था वह एक खास था। इसमें उसने बनाया हुआ स्पाइडर था और साथ ही एक छोटी सी मक्खी थी जो पेंडेंट से खुद को अलग कर सकती थी और चारों ओर उड़ सकती थी, सभी कोनों से लैला की फुटेज ले सकती थी। उसने इसे सिस्टम से खरीदा क्योंकि उसके पास इतना छोटा कैमरा बनाने के लिए सामग्री और उपकरण नहीं थे। अगर कोई जानता कि क्या हुआ लैला और उसके बीच, वे निश्चित रूप से उसे एक पाखंडी के रूप में चिन्हित करेंगे। वह अपने माता पिता पर उसे छोड़ने के लिए क्रोधित था, लेकिन उसने आत्मा बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया। सिवाय इसके कि उसने बच्चे या लैला को नहीं छोड़ा, वह उन पर नज़र रख रहा था। केवल माइकल ही लैला के फुटेज तक पहुंचने में सक्षम था, इसलिए एक दर्पण अंधेरा रह गया जिससे कोई फुटेज नहीं दिखी। वह चुपचाप लैला को देखता रहा। अपना और बच्चे लैला का ख्याल रखना। लैला पर आखिरी नज़र डालते हुए उसने फिर से अपना हाथ हिलाया क्योंकि दर्पण अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गए। फिर वह दुनिया पर छाया शासन करने के अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए निगरानी कक्ष से बाहर निकल गया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वह मेज पर बैठ गया और क्रिस्टल को अपने सामने रख दिया। कंगन या पेंडेंट? उसने खुद से पूछा, इससे पहले कि वह उपकरण बनाना शुरू करे जो उसके अधीनस्थों को दक्षिणी महाद्वीप में परास्त कर देगा। ठीक उसी समय मैक्सिन आर्या के कमरे में ट्यूबलर संदूषकों के सामने खड़ी थी। वह चमकते नीले तरल में डूबे 2 मांसल पुरुषों को देख रही थी। उनके अंग बढ़ते हुए लग रहे थे जो उसके लिए आश्चर्यजनक था। वह जानती थी कि यह एक और चमत्कार था जो डार्क लॉर्ड कर सकता था। जब वह उन्हें देख रही थी तो उसने अपने पीछे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि लूसीफर कमरे में प्रवेश कर रहा है। उसने जल्दी से सिर झुकाया। मुझे अपना हाथ दो। उसने बिना कोई सवाल पूछे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसके हाथ पर पहनाने से पहले एक गहरे रंग का धातु का कंगन निकाला। आउच! जब उसे अचानक अपनी कलाई के चारों ओर तेज दर्द महसूस हुआ तो वह जोर से चिल्लाई। ऐसा लगा जैसे कंगन ने उसकी कलाई में सैकड़ों छोटी सुइयों से छेद कर दिया हो। जब उसने लाल शीशी निकाली तो दर्द तुरंत गायब हो गया। पी लो। लाल हिस्सा उतना पानीदार नहीं था जितना कि उसने पहले पिया था। ये गाढ़ा था, लगभग जेली जैसा। उसे बेस्वाद गंधहीन जेली निगलने में 1 सेकंड लगा। कुछ सेकंड बाद उसे लगा कि उसकी नसों में बिजली का झटका लगा है।
वह चौंक गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। इसके अलावा उसे पसीना आ रहा था। यह अंगूठी पहन लो और इस पर ध्यान लगाओ। कुछ गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को स्थिर किया। जैसा कि उसने कहा, अंगूठी पहनने के बाद वह अंगूठी पर ध्यान लगाने लगी। क्या तुम अंतरिक्ष की अंगूठी के साथ जुड़ाव महसूस कर रही हो? मैक्सिन ने सिर हिलाया। वह अभी भी नए अनुभव की आदत डाल रही थी। इसे अंदर डालो। फिर उसने एक उपचार औषधि उसकी ओर फेंकी और मैक्सिन द्वारा उसके अंतरिक्ष की अंगूठी में उपचार औषधि डालने का इंतजार किया। उसकी एकाग्रता के कारण उसके माथे पर काली रेखाएं बन गईं, लेकिन कई सेकंड के बाद उसके हाथ में उपचार औषधि आखिरकार गायब हो गई। और इस तरह आप क्रिस्टल को स्टोर करेंगे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आप अगले 2 अध्यायों में गया को देखेंगे। जब माइकल अपने अधीनस्थों को आग ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति देने वाले कंगन बना रहा था, 4 घोड़े घने जंगल में एक फैंसी गाड़ी खींच रहे थे। जंगल दूर दूर तक फैला हुआ, सघन और नवोदित था। इसकी छतरी मैग्नोलिया, एस्प और डॉगवुड से ढकी हुई थी, फिर भी उनके मुकुटों से भरपूर रोशनी गुजर रही थी, जिससे नीचे की ओर कीड़ों से भरी मिट्टी का उपयोग करने के लिए बहुत सारे अंकुर निकल रहे थे। हर पेड़ से घुमावदार शाखाएं लहरा रही थीं और फूलों की एक पोटपुरी, जो बहुतायत में उग रही थी, अन्यथा एम्बर इलाके से टकरा रही थी। घोड़ों की सरपट दौड़ने के अलावा जानवरों की कई तरह की आवाज़ें, जिनमें से ज़्यादातर जानवरों की थीं, हवा में गूंज रही थीं और शिकारियों को डराने की कोशिश कर रहे बड़े जानवर की कभी कभार होने वाली दहाड़ को लगभग पूरी तरह से दबा दिया। बाहर से गाड़ी सामान्य सी लग रही थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। हालांकि अंदर से बिल्कुल उलट था। ये कईस के निजी हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्से से ज़्यादा फैंसी थी। गाड़ी में 2 खूबसूरत युवा लड़कियां शान से बैठी थीं। उनमें से एक ने सफ़ेद जेड कढ़ाई वाला लबादा पहना हुआ था और उसके रेशमी बाल कंधों तक लटक रहे थे। उसके बालों के बन में जेड हेयरपिन लगा हुआ था। उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के कारण उसका चेहरा आकर्षक और मिलनसार था। उसकी भूरी आंखों से एक सुंदर और बुद्धिमान व्यवहार झलक रहा था, जिसके कारण उसके आसपास के सभी लोग उसे तुरंत पसंद करने लगे। उसके सामने खड़ी युवा लड़की उससे ज़्यादा सुंदर थी और उसके चेहरे के भाव उससे ज़्यादा तीखे थे। उसके लाल बाल एक ऊंची बन में बंधे हुए थे और उसकी त्वचा चिकनी और बेदाग थी। हालांकि उसकी आंखों में एक निश्चित ठंडी और बर्फीली नज़र थी, जो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को भी और किसी भी चीज़ को देख सकती है। उसकी मुद्रा और आभा एक अभिमानी कुलीन व्यवहार का संकेत दे रही थी। सफ़ेद लबादे में लड़की, जिसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, ने धीरे से पूछा, विक्टोरिया, तुम किसी बात से परेशान लग रही हो? जिस क्षण से हमारी थूसिया की वापसी की यात्रा शुरू हुई, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास था। सावधान रहना कि झुर्रियाँ न पड़ जाएं, क्योंकि तुम भौहें सिकोड़ रही हो। अगर माइकल लड़की को देख लेता तो गाड़ी के अंदर खून की होली खेली जाती। ये विक्टोरिया गोल्डन वैली संप्रदाय की विक्टोरिया नहीं थी। ये विक्टोरिया वही थी जिसने खेत की लड़की होने का नाटक किया, अब्रास को प्यार में फंसाया और उसके दिल में खंजर भोंककर उसे धोखा दिया। अब्रास उसे एमिली के नाम से जानता था, जब तक कि जनरल बूथ ने उसकी पहचान किंगडम थूसिया की राजकुमारी विक्टोरिया बार्न्स के रूप में नहीं बताई। बेशक उसकी हेयर स्टाइल, बालों का रंग और साथ ही उसकी पोशाक उस लड़की से बहुत अलग थी जिसे अब्रास जानता था। फिर भी वह कभी भी कहीं भी उसका चेहरा पहचान लेता था। उसका चेहरा उसकी आत्मा में समा गया था, वह आत्मा जो अब माइकल के साथ विलीन हो गई थी और पूरी हो गई थी। उसकी यादों में राजकुमारी उस समय इतनी ठंडी और घमंडी नहीं थी। वास्तव में वह पहले एक गर्मजोशी से भरी और प्यारी लड़की थी। माइकल के विपरीत अब्रास का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं था, इसलिए वह अपने झूठे प्यार और मीठी बातों से उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकती थी। क्या आप इस लूसीफर आकृति में विश्वास करते हैं? विक्टोरिया ने सफ़ेद लबादे वाली लड़की से धीरे से पूछा। उसके सवाल के बाद एडिथ के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान गायब हो गई। उसकी गर्म मुस्कान की जगह एक गंभीर भाव ने ले ली। मैं विक्की को नहीं जानती। ऐसा लगता है कि जब हम अवोर में थे तब वह प्रकट हुआ था। मुझे लगता है कि लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लूसीफर असली है या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि वह न तो शैतान है और न ही कोई भगवान, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे अपने पेट में एक अजीब सी अनुभूति हो रही है एडिथ, जैसे कोई अंधेरा मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लूसीफर शायद कोई गुंडा हो जो लोगों को मारता फिरता रहता है विक्की। अगर तुम मुझसे पूछो तो वह या तो असली नहीं है या वह एक हत्यारा मनोरोगी है जिसे गार्जियन को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। क्या ये संयोग है? लूसीफर हमारे कॉस्मिक स्ट्रीम पर कब्जा करने के बाद ये दावा करते हुए प्रकट होता है कि वह शैतान है। क्या होगा अगर उसका अचानक प्रकट होना और कॉस्मिक स्ट्रीम जुड़े हुए हों? बात करते समय उसकी एक बहुत तीखी तलवार की तरह उठी। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो विक्की। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने कॉस्मिक स्ट्रीम को कैसे छीन लिया। अगर तुम किसी चीज़ को दोष देना चाहती हो तो फ्लू को दोष दो, जिसने स्ट्रीम की रक्षा करने वाले लोगों को ख़त्म कर दिया।
नहीं, फ्लू प्राकृतिक नहीं था एडिथ, ये हमारे कीमियागरों और चिकित्सकों द्वारा बनाया गया था ताकि कॉस्मिक स्ट्रीम की रक्षा करने वाले बुजुर्गों को वश में किया जा सके। विक्टोरिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शून्य थी। चूंकि हम परिवार बनने जा रहे हैं और गठबंधन बनाने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें सच जानने का हक है। विक्टोरिया ने उन घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया जिसके कारण कॉस्मिक स्ट्रीम पर कब्जा किया गया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कुछ नहीं छिपाया, क्योंकि विक्टोरिया को किसी और से ज्यादा अपनी दोस्त पर भरोसा था। क्या? एडिथ ने अपनी आंखें चौड़ी की और चौंक कर बोली, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी भूरी आंखों में गुस्से का एक रंग था। विक्टोरिया ने आह भरी, यह एडिथ की मर्जी से नहीं था। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मेरा विश्वास करो, हम मजबूर थे। या तो कॉस्मिक स्ट्रीम पर कब्जा करना था या हजारों लाशों को साफ करना था, मेरे लोगों की लाशें। एडिथ कुछ मिनटों तक चुप रही। उसने कई गहरी सांसें लीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त की आंखों में देखते हुए। क्या तुम्हें इसका पछतावा है विक्की? विक्टोरिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे उन सभी के लिए बुरा लगता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन मुझे इसका पछतावा नहीं है। वे स्ट्रीम के जरिए लाखों लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के साथ साझा नहीं करना चुना, इसे एक रहस्य के रूप में रखा। हमने जो किया, उसकी वजह से हजारों लोग अब जीवित हैं, विक्टोरिया ने बेपरवाही से जवाब दिया। मेरी स्थिति में तुम क्या करती एडिथ? क्या तुम उन्हें बचाने का विकल्प चुनती और हजारों बेगुनाहों को मरने देती? शासक बनना हमेशा अच्छा नहीं होता एडिथ, हमें इस तरह के कठिन विकल्प चुनने की जरूरत है, विक्टोरिया ने शांति से कहा। तुम्हारी बहन ने एक राज्य को बचाने के लिए ऑक्स की पूरी सेना को खत्म कर दिया। ऑक्स सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती क्योंकि वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे, तो उस दिन हजारों इंसानों की जान चली जाती। एडिथ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर एक आह भरी। मुझे लगता है कि तुम और मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मैं तुम दोनों द्वारा चुने गए विकल्प नहीं चुन सकती थी, लेकिन उसके बारे में क्या विक्की? वह लड़का जिससे तुमने प्यार करने का दिखावा किया था, उसके बारे में क्या? अगर वह नहीं होता, तो मैं किसी और के साथ भी ऐसा ही करती। वह एक अनाथ था जिसे उसके माता पिता ने फेंक दिया था। बुजुर्गों ने उसे पाला पोसा, लेकिन एक महिला की गर्मजोशी के कुछ दिन ही उसके लिए उन्हें धोखा देने और भागने के लिए पर्याप्त थे। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने उसे जल्दी मौत दे दी। वे सभी जल्दी और बिना दर्द के मर गए, विक्टोरिया ने उदास होकर कहा। उसने कोई पछतावा या भावना नहीं दिखाए। उसका चेहरा और आवाज़ ठंडी लग रही थी। विक्टोरिया बिना किसी भावना के और बिना किसी भावना के उदासीनता से कहती रही, हर किसी का अपना भाग्य होता है। इस दुनिया में उसके अलावा बहुत से दयनीय लोग हैं। इसके अलावा उसकी मृत्यु कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। कॉस्मिक स्ट्रीम से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरे पिता जल्दी ही फ्यूजन चरण में पहुंच गए। यदि वह अपनी साधना जारी रखते हैं, तो वे अमर अवस्था में प्रवेश करेंगे जो न केवल थूसिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि लाएगी। आह! एडिथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, थोड़ी देर के लिए आह भरी। वह कुछ पलों तक कुछ नहीं बोली। मेरी भावनाओं के बारे में बात करना बहुत हो गया। एडिथ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने सुना है कि तुम्हें अपना हमसफर मिल गया है। तुरंत एडिथ का चेहरा पके टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। विक्टोरिया जैसी ठंडी सुंदरता भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखकर धीरे से मुस्कुराए। चुप रहो विक्की, ऐसा कुछ नहीं है। नूह सिर्फ एक दोस्त है। क्या यही उसका नाम है? नूह? बढ़िया, विक्टोरिया ने कहा जैसे कि वह उसका नाम पहली बार सुन रही हो। क्या वह जानता है कि तुम वास्तव में कौन हो? विक्टोरिया ने पूछा और एडिथ ने गहरी सांस ली। अगर वह सिर्फ दोस्त है, तो तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बेहतर है कि तुम उसे बता दो कि तुम एल्डेन हो, और भी बेहतर, एंजल की वीणा की धारक लैला एल्डेन की छोटी बहन हो। 2 घंटे बाद, सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। जंगल में पेड़ों के बीच एक लड़की जमीन से ऊपर एक मोटी शाखा पर लेटी हुई थी। उसने एक हाथ तकिए की तरह और दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढंका हुआ था। उसके खर्राटों की आवाज़ एक बचकानी आवाज़ से बाधित हुई। अरे अरे उठो, भाड़ में जाओ, चलो बस उसका चेहरा काट लें, एक और बचकानी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। सांप उठो। इस बार आवाज़ एक लड़के की थी, लेकिन आवाज़ शांत और अधिक परिपक्व लग रही थी पिछली 2 आवाज़ों से ज़्यादा। लड़की ने जम्हाई लेते हुए अपना हाथ दूर किया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। क्या मैंने तुम तीनों बेवकूफ़ों से नहीं कहा था कि मुझे आराम की ज़रूरत है? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गया खुद थी। 3 दिनों तक लगातार उड़ान भरने के बाद वह एक लंबी झपकी ले रही थी। उसे नाश्ते की तलब थी और वह थकी हुई थी। अपनी माँ के बारे में गहराई से सोचने के बावजूद वह अपनी थकान के कारण सो पाए। जैसा कि घोस्ट हमेशा कहा करता था, नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी होती है। उसने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले सोने का फैसला किया। वह अपनी माँ के गायब होने को नए सिरे से देखना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से हाइड्रा ने उसे नींद के बीच में ही जगा दिया।
जैसे ही वह उसे जगाने के लिए हर एक के सिर पर थप्पड़ मारने वाली थी, उसका कान थोड़ा सा फड़क उठा। थोड़ी ही दूर पर एक हल्की सी आवाज़ आई। उसने शोर की दिशा में अपना सिर घुमाया तो जंगल में 6 आकृतियां भागती हुई दिखाई दीं। वे पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे और साथ में एक भेड़िया का मुखौटा भी था, जिससे केवल हत्या के इरादे से भरी एक जोड़ी आंखें ही दिख रही थीं। यहाँ नहीं, खोज जारी रखो, वह राजकुमारी कुतिया आज मर जाएगी। 6 लोगों ने गया को अपने ऊपर नहीं देखा, वे बस जंगल की खोज जारी रखते थे। क्या बकवास है, गया दंग रह गया, क्या वे तुम्हें खोज रहे हैं? सबा का सवाल सुनकर वह भौंचक्की रह गई। उसे भी यही संदेह था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे कौन हैं, सिवाय इसके कि वे ग्रिम रीपर गिल्ड के सदस्य थे। हमें चुपचाप उनका पीछा करना चाहिए। मुझे इस बारे में कुछ अजीब लग रहा है। वह उनके पीछे चलने के लिए खड़ी हो गई। मैं उनके आसपास ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती हूँ, वे निश्चित रूप से आपसे कमज़ोर हैं, सबा ने कहा। हाल ही में गया ने सीखा कि प्रत्येक सिर में नई शक्तियाँ विकसित हो रही हैं। अयाग एक शक्तिशाली ध्वनि विस्फोट बनाने में सक्षम था जो लोगों को विकृत कर देता है, जबकि सबा ने कुछ प्रकार की भावना विकसित की जिससे वह ऊर्जा विकिरणों को देख सकता था। इस कौशल के साथ सबा शक्ति के संदर्भ में साधकों की तुलना कर सकता था और उनकी साधना अवस्था निर्धारित कर सकता था। केवल कैन को अभी अपनी शक्तियां दिखानी बाकी थीं, लेकिन गया को यकीन था कि उसकी शक्तियां जल्द ही सामने आ जाएंगी। चलो देखते हैं कि ये बेवकूफ़ क्या करते हैं, गया ने अपनी आंखें घुमाई। हाँ, और मैं देखना चाहता हूं कि वे किस कुतिया राजकुमारी के बारे में बात कर रहे थे, अयाग ने हंसते हुए कहा। गया शाखा से आकाश में उड़ गई। जब वह आकाश में ऊंची थी तो वह अपने स्थान से बहुत दूर से कुछ धुआं निकलता हुआ देख पाए। उसे उस स्थान तक पहुंचने में कुछ मिनट लगे। जब वह रास्ते पर उतरी छतरी के पास उसने एक घोड़ा गाड़ी देखी। गाड़ी के चारों ओर बहुत सी लाशें थीं और ज़मीन पर ताज़ा खून बह रहा था। वह गाड़ियों के पास चली गई और पैरों के निशान देखने के लिए नीचे बैठ गई। अगर कोई हो। मुझे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, अचानक कैन ने अपना मुंह खोला। हाइड्रा की इंद्रियां इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा तेज थीं। कितने? 2, कैन ने दिल की धड़कनों की दिशा में देखते हुए कहा। ग्रिम रीपर्स को मारना हमेशा दिमाग और शरीर के लिए एक बढ़िया व्यायाम होता है। यह आपको शांत कर देगा, गया ने जंगल में भागने से पहले शैतानी ढंग से हंसी। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 406। उसी समय धारा से बहुत दूर नहीं, कुछ ऊंचे और पुराने पेड़ों की छाया में 2 आकृतियां एक घनी झाड़ी के पीछे छिपी हुई थीं। यह एडिथ और विक्टोरिया थीं जो अपने शुरुआती घात के बाद ग्रिम रीपर्स से मुश्किल से बच पाईं। हालांकि वे दोनों अपने भेष के कारण पहले से बहुत अलग दिख रही थीं। उन्होंने अपने स्पेस रिंग से आम लोगों के लबादे का इस्तेमाल किया और उन्हें इस तरह पहना कि वे किसी गांव से आए लगें। अपने फटे पुराने कपड़ों के अलावा उन्होंने अपनी गोरी त्वचा पर चमक छिपाने के लिए कुछ मिट्टी भी लगाई हुई थी। उनके भेष में किसी के लिए उन्हें राजसी और कुलीन के रूप में पहचानना बेहद मुश्किल होगा। वे दोनों अपने चेहरे पर भौहें चढ़ाए इधर उधर देखती रहीं। उन्होंने एक भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की। काश मेरे पास मेरी खेती होती, विक्टोरिया ने अपने दांत पीस लिए। जिसने भी हमारे सिर पर अनुबंध रखा होता, उसने और भी शक्तिशाली रीपर भेजे होते या उन्होंने अनुबंध रखा ही नहीं होता, एडिथ फुसफुसाए। एक शक्तिशाली मंत्र द्वारा उनकी दोनों की खेती फिर से बहाल हो गई। कॉस्मिक स्ट्रीम से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए व्यक्ति को शुरू से ही साधना शुरू करनी पड़ती है। यही एक कारण था कि उनमें से किसी में भी साधना शक्ति नहीं थी। वे अभी आग सेंसिंग चरण में थे। हमारी यात्रा के बारे में और कौन जानता था? ये निश्चित रूप से एक अंदरूनी काम है, एडिथ ने अपने छोटे हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए कहा। जब मुझे पता चलेगा कि कौन है तो मैं दिखाऊंगी कि थूसियन गद्दारों से कैसे निपटते हैं। विक्टोरिया की आंखों में हत्या करने का इरादा चमक उठा। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, वे निश्चित रूप से कोर फॉर्मेशन चरण में हैं, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। फिर उसने अपने गले में लटके ड्रैगन पेंडेंट को पकड़ लिया। ड्रैगन पेंडेंट के भीतर एक शोर की चमक देखी जा सकती थी। इससे कुछ नहीं बदलता अगर वे हमें ढूंढने में कामयाब हो गए। एडिथ की आवाज़ धीमी पड़ गई और उसका चेहरा उदास हो गया। हिदेओ ने उसे मारने से पहले एक संकट संकेत भेजा था। हमें बस उनसे तब तक छिपना है जब तक जनरल बूथ अपने आदमियों के साथ आकर उनका वध नहीं कर देता, विक्टोरिया ने ठंडे लहजे में कहा। एडिथ का छोटा चेहरा रंग खोने के डर से पीला पड़ गया। क्या होगा अगर उन्हें संकेत नहीं मिला? विक्की, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं छिप सकते, हमें भागना चाहिए और किसी गांव की तलाश करनी चाहिए। विक्टोरिया कुछ देर चुप रही और आह भरते हुए बोली, एडिथ, उनका लक्ष्य सिर्फ मैं हूँ। उत्तर में पास में ही एक गांव है, मैं विपरीत दिशा में भागकर उनका ध्यान भटका दूंगी, तुम गांव की ओर भागो। विक्टोरिया बार्न्स, एडिथ ने भौहें सिकुड़ी। विक्की कहने के बजाय उसने चेहरे पर एक सख्त भाव के साथ अपना पूरा नाम इस्तेमाल किया। विक्टोरिया ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की लेकिन वह कड़वी हंसी में बदल गई।
उसने सिर हिलाया। तुमने हमेशा कहा है कि मेरे व्यक्तित्व के साथ मुझे कभी भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो मुझे चाहे, लेकिन तुम्हारे स्वभाव के साथ तुम मुझसे बहुत दूर नहीं हो। एडिथ ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वास्तव में बहुत से लड़के तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। अगर वे सभी एक साथ आ जाएं, तो वे निश्चित रूप से राजधानी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। बस बात यह है कि तुम उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं रखती हो। वे मेरी ही उम्र के हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वे या तो बिगड़ेल बच्चे हैं या कमज़ोर। उनमें से सबसे उच्च साधना केवल कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 4 थी। उनमें से कोई भी मेरा राजकुमार बनने के योग्य नहीं था, विक्टोरिया ने उत्साहहीनता से उत्तर दिया। एडिथ ने हल्के से आह भरी। आप हमेशा लोगों को उनकी ताकत से क्यों आंकते हैं? जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपनी साधना का पुनर्निर्माण करेंगे तो दुनिया में कोई भी आपके समान स्तर पर नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में साधना चरण की तुलना में दिलों का संरेखन अधिक महत्वपूर्ण है। विक्की से प्यार करो। अगर वह तुमसे प्यार करता है और तुम उससे प्यार करती हो तो ये पर्याप्त है। दोनों लड़कियां एक पल के लिए खतरे के बारे में भूल गईं और जीवन पर चर्चा करने लगीं। तुम्हें पता है, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो तुम्हें रुचिकर लग सकता है। कौन? वह घोस्ट नाम से जाना जाता है। जाहिर है कि वह 21 साल की उम्र में 5 स्टार अल्केमिस्ट है और वह कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 10 पर है। एक पल के लिए एडिथ ने अपनी आंखों में आश्चर्य की चमक देखी। ये कुछ हद तक प्रभावशाली है, लेकिन मैंने अवोर में अधिक प्रतिभाशाली लोगों को देखा है और मुझे यकीन है कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमें राक्षसी प्रतिभाएं मिलेंगी। तो अगर आपको वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें आपकी तलाश की गई योग्यताएं हों तो आप उसे अपना पति बना लेंगी। विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी कुछ गुणों की तलाश करूंगी, जैसे कि जब मुझे उसकी ज़रूरत हो तो उसे हमेशा समय पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत हो तो उसे मेरे साथ होना चाहिए। एडिथ अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। भगवान के लिए विक्की, तुम बहुत जटिल और जिद्दी हो। मुझे संदेह है कि मैं तुम्हें अपना आदर्श अंगरक्षक मिलते हुए देखने के लिए अभी भी जीवित रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करनी ही है। मैं और मेरे पिता अमरता प्राप्त करेंगे और हमेशा के लिए थूसिया पर राज करेंगे। मुझे अपने बाद राजगद्दी के लिए कोई वारिस देने की ज़रूरत नहीं है, विक्टोरिया ने बेपरवाही से कहा। अपनी बहन को देखो, क्या उसने किसी से शादी की है? एक महिला शादी कर सकती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। महिलाओं को बिना किसी पुरुष की ज़रूरत के स्वतंत्र रूप से जीना सीखना चाहिए। हमें पूर्ण होने के लिए शादी करने या माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरह शादी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती विक्की। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ, तो मैं उससे शादी करूँगी और खुश रहूँगी। विक्टोरिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ एडिथ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि गलत व्यक्ति से पहले शादी करने की बजाय सही व्यक्ति से बाद में शादी करना बेहतर है, क्योंकि हमारे परिवार हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। हुश! इस समय उनकी बातचीत के बीच आगे के जंगल से अचानक हलचल सुनाई दी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एडिथ को अचानक पीछे से आती आवाज़ सुनकर अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की ग्रे लॉन कोट और ब्लैक टर्टलनेक और ब्लैक लेदर पैंट पहने हुए उनकी ओर आ रही थी। उसकी पीठ पर उन्होंने एक लंबा धनुष और तीरों से भरा तरकश देखा। वह उन दोनों की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन एडिथ ने उसकी हरकतों में एक शालीनता देखी। जब वह उनकी ओर चल रही थी तो उसके सुनहरे बाल उसके कंधे पर नाच रहे थे। हुश! जब वे लड़की को घूर रहे थे तो एक आदमी एक खौफनाक भेड़िया मुखौटा पहने हुए पेड़ों से बाहर कूद पड़ा। आदमी ने कुछ पलों के लिए विक्टोरिया और एडिथ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें स्कैन कर रहा था। उनके भेष के कारण रीपर उन्हें पहचानने में विफल रहा। हालांकि रीपर ने सोचा कि गया ही वह राजकुमारी है जिसे वे खोज रहे थे, क्योंकि वह अन्य दो लड़कियों की तुलना में साफ और कुलीन दिख रही थी। तुम! नकाबपोश रीपर ने गया पर अपना हाथ उठाया। तुम क्या तुम? गया ने रीपर की आवाज़ की नकल करते हुए उसका मजाक उड़ाया। इस बीच एडिथ अभी भी आश्चर्य में चेहरे के साथ बगल में खड़ी थी। विक्टोरिया भी रीपर का मजाक उड़ाने की लड़की की हिम्मत पर हैरान थी। रीपर गुस्से में था और उसने हाथ में खंजर लेकर गया पर हमला किया। बालों के बीच में उसने एक जादू किया जिससे उसका खंजर नीली आग में लिपट गया। धमाका! अगले ही पल एडिथ और विक्टोरिया ने रीपर का सिर हवा में लाल धुंध में फटते देखा। उन्हें यकीन नहीं था कि अभी क्या हुआ। जब उन्होंने लड़की की तरफ देखा तो उसकी पीठ पर नहीं बल्कि उसके हाथ में लंबा धनुष था। वे उसकी बिजली जैसी तेज गति से दंग रह गए। उन्होंने उसे अपना धनुष निकालते, तीर चलाते और रीपर पर फायर करते भी नहीं देखा। स्पेस रिंग! गया ने रीपर के हाथ में स्पेस रिंग देखी। उसने दोनों लड़कियों को अनदेखा करके शव लूटने चली गई। गया के कुछ दूर चलने के बाद एडिथ अचानक अपने आश्चर्य से बाहर आ गई। उसने विक्टोरिया की ओर देखा और कहा, विक्की, क्या तुमने देखा? उसने रीपर को ऐसे ही मार डाला।
अगर हम उसकी सुरक्षा मान सकें तो हम यहाँ से बच सकते हैं। विक्टोरिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं, गरिमा में राजकुमारी, अपना अभिमान त्याग कर किसी अजनबी से सुरक्षा मांगूं तो यह मेरे नाम को कलंकित करेगा। साथ ही ये रीपर कमजोर खेती के स्तर वाला स्काउट हो सकता है। एडिथ, जनरल बूथ को मेरा संकट संकेत पहले ही मिल चुका होगा और वह यहाँ आ रहा है। हमें थोड़ी देर और छिप जाना चाहिए। ये जंगल चौकी से बहुत दूर है विक्की। भले ही जनरल बूथ ने मदद भेजी हो, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने और जंगल के बीच हमें खोजने में बहुत लंबा समय लगेगा। एडिथ ने कुछ देर सोचा और अचानक हंस पड़ी। विक्की, मेरे पास एक विचार है। क्या होगा अगर हम उसे सच बता दें और उससे कहें कि अगर वह हमें चौकी तक ले जाए तो हम उसे अच्छा पैसा देंगे? विक्टोरिया ने सुनने के बाद, जैसे कि वह थोड़ा बहक गई हो, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और विचार किया। नहीं एडिथ, उसने अपना सिर हिलाया। विक्की, बहस करने का समय नहीं है, मेरे पीछे आओ। बात करते हुए एडिथ ने अपना हाथ खींचा और गया की ओर चल पड़ी, जो रीपर लूटने में व्यस्त था। बहन, क्या तुम हम पर एक एहसान कर सकती हो? एडिथ ने विनती भरे लहजे में पूछा। बस यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि ये कमीने यहाँ आ जाएं। गया ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, जिससे विक्टोरिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर उन्होंने अपनी खेती के स्तर को रीसेट नहीं किया होता तो गया उन्हें रईसों के रूप में पहचान लेता। सबा के अनुसार वे आग सेंसिंग चरण में थे, इसलिए उनके भेष के साथ गया ने वास्तव में सोचा कि दोनों लड़कियां आम लोग थीं। हालांकि बहुत जल्दी उसने कड़वाहट को छिपा लिया। उसकी आंखों में फिर से उदासीनता आ गई और उसका चेहरा एक बार फिर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। गया के व्यवहार की परवाह किए बिना एडिथ विनती करती रही। सच कहूं तो मेरी बहन और मैं कैडेना शहर में एक युवा रईस के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम अपने युवा मालिक के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकले थे, लेकिन रास्ते में इन लोगों ने हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने नौकरों और पहरेदारों को मार डाला, लेकिन हम यहां तक भागने में कामयाब रहे। युवा मालिक के पास एक चौकी है। क्या आप कृपया हमारी रक्षा करेंगे और हमें वापस चौकी तक ले जाएंगे? अगर हम वापस लौटने में कामयाब हो गए तो युवा मालिक आपको जरूर एक संतोषजनक इनाम देंगे। हुश 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 हुश। जैसे ही गया जवाब देने वाला था, उसने देखा कि 4 रीपर अंधेरे से बाहर निकलकर उन्हें घेर रहे हैं। गया को घेरने वाले 4 रीपर्स की निगाहें गया पर टिकी थीं। वे सभी भेड़ियों के मुखौटे पहने हुए थे, इसलिए विक्टोरिया और एडिथ नहीं देख पा रही थीं कि वे मुखौटे के पीछे कैसे दिखते हैं। मरम्मत करने वालों को यकीन नहीं था कि उनके सामने खड़ी लड़की या झाड़ियों के पास खड़ी 2 लड़कियां उनका लक्ष्य थीं। हालांकि बस सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उन सभी को मारने का फैसला किया। एनर्जी विद रीपर्स में से एक ने जल्दी से एक जादू किया, क्योंकि उसके हाथों में चमकती नीली ऊर्जा चाबुक दिखाई दी। चाबुक ने बिजली की चटकने वाली आवाज़ पैदा की। शैडो की ढाल। एक और रीपर ने एक जादू किया जिसने चारों रीपर्स के चारों ओर काले धुएं की एक पतली परत बना दी। ये स्पष्ट था कि यह एक रक्षा मंत्र था, लेकिन गया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर थी और ये रीपर्स सबा के अनुसार कोर फॉर्मेशन लेवल 4 या 5 पर थे। लाइटनिंग आर्म्स तीसरे ने एक जादू किया, क्योंकि रीपर के हाथ नीले रंग में चमक रहे थे, क्योंकि बिजली के बोल्ट उसकी बाहों को लपेट रहे थे। गया ने धैर्यपूर्वक उनके मंत्रों के समाप्त होने का इंतजार किया। वह यह आंकलन करना चाहती थी कि कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में प्रवेश करने के बाद वह कितनी शक्तिशाली हो गई है। ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह युद्ध करे और खुद को सीमाओं तक धकेले। हालांकि उसे खुद के मारे जाने की चिंता नहीं थी। अगर वह अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग चरण साधना से 4 कोर फॉर्मेशन चरण रीपर को नहीं हरा सकती थी, तो वह अपनी मां की बेटी होने के योग्य नहीं थी, और निश्चित रूप से घोस्ट के साथ रहने के योग्य नहीं थी। तुम्हारा क्या तुम कोई मंत्र नहीं डालोगे? गया ने रीपर से पूछा, जिसने अभी तक कोई मंत्र नहीं डाला था। रीपर चुप रहा क्योंकि गया ने उसकी गर्दन तोड़ दी। विक्टोरिया और एडिथ दंग रह गए। अगर विक्टोरिया लड़की की जगह होती तो वह मंत्रों के समाप्त होने से पहले ही उन पर हमला कर देती। ये सबसे समझदारी वाली रणनीति थी। अगर गया खुद का आंकलन नहीं करना चाहती तो वह भी ऐसा ही करती। अपनी मर्जी, गया ने कहा। क्या हम शुरू करें? जैसे ही गया के मुंह से ये शब्द निकले, रीपर ने अपने हाथ में ऊर्जा चाबुक लेकर उस पर झपटा मारा। उसने चाबुक को जोर से घुमाया और वह तुरंत हवा में उछल गई, चाबुक से बचते हुए। धमाका। हवा में ही उसने रीपर के बगल में जमीन पर तीर चलाया। वे 1 सेकंड के भीतर अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। यह विस्फोट हुआ और एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज आई। जल्द ही उस जगह से घना सफेद धुआं निकलने लगा जहां तीर लगा था। भाड़ में जाओ, उसने खुद को कोसा। विस्फोटक तीर चलाने के बजाय उसने गलती से अपने तरकश से धुएं वाला तीर निकाल लिया। कुछ सेकंड बाद घना धुआं उस क्षेत्र को घेर लेता है। एडिथ, ये हमारा मौका है। विक्टोरिया ने तुरंत एडिथ के हाथ पकड़ लिए और रीपर की विपरीत दिशा में भाग गई। धुएं की वजह से रीपर लड़कियों को भागते हुए नहीं देख पाए।
धुएं ने उनकी आंखों में जलन पैदा कर दी और लगभग पूरी तरह से उनका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। हम आश्चर्यजनक, ठीक उसी समय रीपर और गया से काफी दूरी पर एक आकृति पेड़ की शाखा पर खड़ी थी। उस आकृति ने अपनी छाती और पैरों को ढंकने वाला धातु का कवच पहना हुआ था, लेकिन उसने अपनी मांसल भुजाएं उजागर कर रखी थीं। अगर कोई उसे उस समय देखता तो उसे निश्चित रूप से एक शिकारी के रूप में देखता, क्योंकि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। जानवरों की एक दुर्लभ प्रजाति, धारीदार बाघ। उसके नारंगी चमकीले फर पर काली धारियां थीं, जो उसे बंगाल के बाघ जैसा लुक देती थीं। इस आदमी को जानाली ने गया को खोजने का काम सौंपा था। वह दुनिया के सबसे अच्छे ट्रैकर्स में से एक था। उसकी सेवाओं की कीमत लाखों में थी। जानाली के लिए 1 मिलियन सोना कोई बड़ी रकम नहीं थी। अपने ट्रैकिंग कौशल और बेहतर इंद्रियों के साथ वह एक भूत शहर में टूटे हुए पोर्टल तक उसकी गंध का अनुसरण करने में सक्षम था। फिर उसकी गंध गायब हो गई क्योंकि जैकोब को अनुमान था कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में चली गई है। वह उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया था कि वह वापस आएगी। ऐसा लगता है कि उसने खुद को छिपाने के लिए एक मुखौटा पहना हुआ है, एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति, उसने अपने पंजे चाटते हुए कहा। दूसरी तरफ गया को पता नहीं था कि उसे देखा जा रहा है। धुएं का तीर चलाने के बाद वह रीपर्स के हमलों से दूर भाग गई। वर्तमान में केवल 2 रीपर हमला कर रहे थे, एक विप्लैश के साथ और दूसरा बिजली के बोल्ट से ढकी मुट्ठी के साथ। विप्लैश वाला दूर से अपना चाबुक घुमा रहा था जबकि दूसरा आकाश में छलांग लगाकर उससे नज़दीकी लड़ाई कर रहा था। थप हवा में ही उसने रीपर से लड़ाई की। उसने बिजली के बोल्ट से ढकी उसकी मुट्ठी से बचने के लिए धनुष का इस्तेमाल किया। बिजली के बोल्ट ने गया को घोस्ट की याद दिला दी। हालांकि घोस्ट के इग्निटिया मंत्र की तुलना में रीपर द्वारा डाला गया बिजली का मंत्र नरक की तरह कमजोर था। वे दोनों लगातार वार करते रहे जबकि गया रीपर से लड़ते हुए चाबुक से बचने में कामयाब रहा। दयनीय रूप से कमजोर, कुछ मिनटों के बाद गया ने रीपर की लड़ाई शैली को याद कर लिया। इसलिए वह एक घातक पलटवार करने में सक्षम थी। चाबुक से बचने के लिए बाईं ओर भागते समय उसने देखा कि रीपर उस पर एक ऊपरी हुक फेंक रहा है। वह इसकी उम्मीद कर रही थी क्योंकि वह मुक्का से बचने के लिए बस पीछे झुक गई। फिर बिजली की गति से उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला और रीपर की गर्दन में वार किया। रीपर ने एक दबी हुई चीख निकाली। हालांकि रीपर के पास हमलों को अवशोषित करने के लिए एक काली ढाल थी, लेकिन यह उसे उसके वार से पूरी तरह से बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। योद्धा विशेषता ने उसे अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी हथियार में अपनी आग ऊर्जा को भरने में सक्षम बनाया। केवल योद्धा ही अपने हथियारों में अपनी आग ऊर्जा शक्ति का 100% भरने में सक्षम थे। इस विशेष विशेषता ने योद्धा को बिना किसी जादू के अधिकतम नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। माइकल अपनी आग ऊर्जा शक्ति को अपनी तलवारों में भरने में सक्षम था क्योंकि उसने सिस्टम से दोहरे हथियार चलाने का कौशल खरीदा था। यहाँ तक कि वह भी गया या विशेष विशेषता के बिना किसी अन्य योद्धा की तरह हर हथियार में अपनी आग ऊर्जा शक्ति को भरने में सक्षम नहीं होगा। उसकी कोर स्ट्रेंथनिंग आग ऊर्जा ने रीपर को ढकने वाली ढाल को तोड़ दिया। जब गया ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तीर घुमाया तो घाव से खून बहने लगा। रीपर मृत अवस्था में आकाश से नीचे गिर गया। उस रीपर को मारने के बाद जिसने उसके साथ करीबी मुकाबले में लड़ाई की, बाकी रीपर उसके लिए आसान लक्ष्य बन गए। बेशक अगर उसने अपने मंत्रों का इस्तेमाल किया होता तो लड़ाई कुछ सेकंड में खत्म हो जाती, लेकिन वह अपनी पहचान को उजागर करने से बचने के लिए हमेशा अपने मंत्रों का इस्तेमाल करने से बचती थी। मेटेव ब्रक रीपर ने उनके चारों ओर ढालें लगाईं और एक और जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में एक तीर लगने से उसका जादू अचानक रुक गया। धमाका! इससे पहले कि वह गले में फंसे तीर को पकड़ पाता, एक और तीर उसके सिर में जा लगा। अगले ही पल तीर उसके सिर के साथ फट गया। सिरहीन शरीर के ऊपर लाल धुंध ने गया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बाकी 2 रीपर बिना किसी हरकत के गया को घूरते रहे। कुछ पलों के लिए इलाके में अजीब सी खामोशी छा गई। केवल झींगुरों की आवाज़ और सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एलिमेंटल सम धमाका! जो बिना मंत्र डाले रह गया था, उसने आखिरकार मंत्र पढ़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन गया के विस्फोटक तीर से घायल हो गया। रीपर ने अपनी छाती की ओर देखा और देखा कि एक तीर अंदर घुसा हुआ है। उसने तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह जोरदार धमाके के साथ फट गया। तुम एक समन करता हो, अच्छा हुआ तुम्हें मार डाला। गया ने 2 उंगलियों से उसे सलाम किया, हंसते हुए। आखिरी बची रीपर जिसके पास चाबुक था, डर से कांप उठी। रीपर को उसकी असली ताकत का एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में चाबुक जल्दी ही नष्ट हो गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की। जल्दी ही पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ। ओह, बहुत देर हो गई साले। वुश 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 वुश। जब रीपर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, गया ने एक के बाद एक तीर तेजी से चलाए। चारों तीरों ने भागते हुए रीपर को घातक सटीकता से मारा।
एक एक तीर उसके दोनों पैरों में लगा, एक पीठ में और एक सिर में, जिससे रीपर की कुछ ही सेकंड में मौत हो गई। सभी रीपर को मारने के बाद गया उनके शवों को लूटने के लिए जमीन पर उतरा तो वो कुतिया भाग गईं। हुँ, धिक्कार है, मेरे इनाम का क्या? उसने लड़कियों को कोसते हुए इधर उधर देखा। फिर वह अपने आखिरी शिकार की ओर बढ़ी और शव लूटने लगी। तभी उसके कान फड़फड़ाने लगे। धमाका! जैसे ही वह सरसराहट की आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाने वाली थी, उसे ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट ने मारा। ये घातक तो नहीं था, लेकिन इससे गया और गया। वह पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। उसकी मजबूत शारीरिक शक्ति ने उसके अंगों को बचा लिया, लेकिन यह उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होने से नहीं रोक सका। उसने तुरंत खुद को ऊपर उठाया और देखा कि एक 7 फीट का जानवर मृत रीपर के पास खड़ा है और उसके हाथ में एक जंजीर है। वाह, तुम एक बदसूरत बिल्ली हो। गया ने अपनी मुट्ठी तान दी। अरे तुम दोनों एक ही स्तर पर लग रहे हो। उसने सबा की फुसफुसाहट सुनी। आश्चर्यजनक रूप से ऐसा लग रहा था कि आवाज़ उसकी आवाज़ से आ रही थी, जैसे कि सबा उससे टेलीपैथिक रूप से बात कर रही थी। मानव भेष में सांप कह रहा है, जैकोब ने कर्कश स्वर में कहा। गया उसके शब्दों से स्तब्ध रह गया। वह इनकार करने ही वाली थी कि जैकोब ने फिर से कहा, गया एश्टन, हम इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरह से तुम अपनी सौतेली बहन से मिलने मेरे साथ आ रही हो। जैकोब ने अपने हाथ में चांदी की जंजीर घुमाई। गया ने जंजीर पर चमकते प्रतीकों को देखा। ऐसा लग रहा था कि जंजीर रूनों द्वारा मजबूत की गई थी, जो अगर उसे जंजीर से बांधती तो समस्या पैदा कर सकती थी। क्या ऐसा है? वह हंसी। मेरी बहन से कहो कि वह जाकर खुद को चोट सकती है। अरे रुको, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मरने वाली हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने वेदोरा वाला थैला निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। अगले ही पल एक पन्ना हरा धुआं उसके शरीर को घेर लिया। जब धुआं गायब हो गया तो एक 7 फीट लंबा बैंगनी कोबरा भयानक रूप से जैकोब के सामने खड़ा था। गया की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उसके सामने खड़े राक्षस को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए वह अपने असली रूप में बदल गई, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। कोई भी कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति अगर गया का असली रूप देख लेता तो वह डरकर मर जाता। वह अपनी चमकती हुई गहरे बैंगनी रंग की शल्कों, 2 लंबे नुकीले दांतों, खून से लाल आंखों और गहरे काले रंग की खड़ी पुतलियों के साथ भयानक थी। सिवाय जैकोब के, वह बिल्कुल भी कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति नहीं था। अपराधियों और गलत काम करने वालों का शिकार करने के अपने जीवन में उसने अनगिनत भयानक लोगों का सामना किया, जो उससे भी ज्यादा भयानक थे। किसी अपराधी को पकड़ना पूरी तरह से साधना चरण पर निर्भर नहीं करता था। अगर ऐसा होता तो वह अपने से ज्यादा शक्तिशाली अपराधियों को नहीं पकड़ पाता। शिकार करना एक कला थी और उसे शिकारियों का शिकार करना बहुत पसंद था। ज्यादा शक्तिशाली शिकार का शिकार करना हमेशा ज्यादा उत्तेजक होता था। हर शिकार के लिए जैकोब को ज्यादा से ज्यादा तैयार रहने की जरूरत होती थी। उसे सिखाया गया था कि शिकार को कम न आंकना चाहिए, क्योंकि सबसे कमजोर शिकार भी एक कोने में धकेल दिए जाने पर शक्तिशाली बन जाता है। उसे मजबूत शिकार का शिकार करने के लिए औजार और सहायक उपकरण दिए गए थे। औजारों और सहायक उपकरणों के अलावा जैकोब को नागाओं सहित सभी जातियों की हर ताकत और कमजोरी का ज्ञान था। उदाहरण के लिए, नागा नज़दीकी लड़ाई में बेहद खतरनाक थे। वे अपने चारों ओर जहर छिड़कते थे। अगर दुश्मन जहरीले बादल में फंस जाता तो दुश्मन तेजी से कमजोर हो जाता और अंततः उसकी मौत हो जाती। जहरीला बादल, गया ने फुसफुसाया और उसके मुंह से मोटी जैड हरी जहरीली गैस निकली। जहरीले बादल ने कुछ सेकंड के भीतर पूरे इलाके को घेर लिया। हालांकि जैकोब ने अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं की। गया ने उसके चेहरे पर एक पारदर्शी मुखौटा देखा, जिसने उसकी नाक और कान को पूरी तरह से ढक रखा था। गया ने फुसफुसाया और जैकोब को ध्यान से देखते हुए एक तरफ खिसक गया। उसकी खड़ी पुतलियां जैकोब पर टिकी हुई थीं। वूश! जैकोब ने अचानक अपने हाथ की चेन को उसकी ओर घुमाया। चेन एक तीखी कान चीरने वाली आवाज करते हुए उसकी ओर उड़ी। जैसे ही चेन उसके पीछे पेड़ से टकराए, उसने जल्दी से चेन को चकमा दे दिया। बेचारा पेड़ लकड़ी के अनगिनत टुकड़ों में फट गया। वे दोनों अचंभित रह गए। गया चेन की गति से हैरान था, जबकि जैकोब उसकी रिफ्लेक्स की गति से हैरान था। जहरीली लौ, गया गहरे हरे रंग की लौ को सांस लेते हुए उस पर टूट पड़ा। हरी लौ की धारा ने जिस किसी चीज को छुआ उसे जलाकर राख कर दिया। जैकोब आग से जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। वह बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़कर दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने से नहीं डरता था। गया का निशाना एकदम सही था, फिर भी जैकोब अपनी चपलता, अत्यधिक प्रशिक्षण और एक बड़ी बिल्ली के रूप में जन्मजात क्षमता के कारण लौ से जलने से बचने में सक्षम था। एक जानवर के रूप में जो बाघ परिवार से संबंधित था, उसे बिल्ली की सभी क्षमताएं विरासत में मिली थीं। हरी लौ ने हर एक पेड़ को जला दिया जिसे उसने छुआ। जल्द ही 5 मीटर के दायरे में जंगल जलकर राख हो गया। ये देखते हुए कि उनके ऊपर कोई छतरी नहीं थी, चांदनी ने जगह को रोशन कर दिया, जैसे कि यह आकाश में एक विशाल झूमर हो।
खांसी खांसी गया कि हरी लौ आखिरकार उसके मुंह से निकलनी बंद हो गई। अगले ही पल वह 2 बार खांसी। हुश! जैकोब ने तुरंत अपनी चेन फिर से गया पर घुमाई। एक पल में उसने चेन से बचने के लिए अपना सिर बगल की ओर झुका लिया। वह चेन से बचने के लिए काफी तेज थी, लेकिन चेन उसकी गर्दन को छू गई। चेन से उसके बैंगनी रंग के स्केल झुलस गए। झुलसे हुए स्केल गहरे काले हो गए और उनकी बैंगनी चमक खत्म हो गई। इसके अलावा उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। धमाका! चेन हवा में ही लंबी हो गई और उसके पीछे पेड़ से जा टकराए। पहले की तरह पेड़ के कई टुकड़े हो गए। जब वे लड़ रहे थे, वेदोरा ने बैग से झांक कर देखा कि बाहर क्या हो रहा है। देखो, एक बड़ी बिल्ली है, अयाग फुसफुसाया। शश, कैन ने उसे तुरंत चुप करा दिया। धमाका धमाका धमाका! जंगल में धमाकों की आवाज गूंजने के साथ ही वे दोनों लड़ते रहे। गया ने जैकोब पर जहर की गोलियां फेंकी, जबकि वह अपनी चेन घुमाता रहा। दोनों एक गतिरोध पर थे। भाड़ में जाओ, हमें उसकी मदद करनी होगी। अयाग ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कैन ने उसे रोक दिया। नहीं, उस जानवर आदमी को अभी भी उस पर कोई लाभ नहीं है। अगर हम खुद को प्रकट करते हैं तो वह हमें पकड़ लेगा और बंधकों के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालांकि कैन के शब्दों में दम था, लेकिन अयाग चुपचाप नहीं रह सकती थी और गया को अकेले लड़ते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपने दांत पीस लिए। उसे अपने भीतर शक्ति का एक उछाल महसूस हुआ। कुछ भी बेवकूफ़ी मत करो अयाग। कैन की आवाज़ ठंडी और गंभीर हो गई। अयाग, वह सही है, वह हमेशा सही होता है। सबा ने जल्दी से कैन की ओर अपनी नज़र घुमाने से पहले कहा। क्या आपके पास उसकी मदद करने का कोई विचार है? तुम्हारे जहर के भंडार जल्द ही खाली हो जाएंगे, राजकुमारी, जैकोब ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह खुश था। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि से संकेत मिल रहा था कि उसे शिकार के रोमांच का आनंद मिल रहा है। शिट! गया ने शाप दिया। जैकोब ने देखा कि आखिरकार उसने आग की लपटें छोड़ दीं। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ पेड़ से नीचे कूद गया। वह उसे भारी सांस लेते हुए देख सकता था, क्योंकि उसके तराजू पर चमक कम हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसके शरीर में केवल थोड़ी सी ऊर्जा बची थी। जैसे ही उसने देखा गया की ओर बढ़ रहा था, वह पीछे की ओर सरक गई। उसकी ऊर्ध्वाधर पुतलियां गोल हो गई। भाड़ में जाओ, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं। अयाग ने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन कैन और सबा ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने गुस्से में सबा की गर्दन पर काट लिया। कैन ने जल्दी से अयाग के सिर पर इतनी जोर से वार किया कि वह सबा की गर्दन छोड़ दे। सब खत्म हो गया राजकुमारी। तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, प्रभावशाली नहीं लेकिन बेकार। जैकोब ने आने के बाद पहली बार मुस्कुराया। गया थका हुआ लग रहा था। उसने देखा कि वह हाथ में चेन लिए अपनी ओर आ रहा है। गया पर चेन फेंकने के बजाय वह उसकी ओर चलता रहा। चूंकि वह कमज़ोर और थकी हुई थी, उसने सोचा कि वह चेन में लगे चार्ज को बर्बाद किए बिना उसे आसानी से पकड़ सकता है। चेन का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बांधने के बाद इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले 1 महीने तक चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जैकोब ने नहीं सोचा कि गया पर चेन का उपयोग करना और 1 महीने तक इंतजार करना अनावश्यक था। वह इस महीने के समय का उपयोग दूसरे बड़े को शिकार करने के लिए कर सकता था, लूसीफेर। जैसे ही अयाग ने बैग से बाहर निकलने की कोशिश की, जैकोब लगभग गया के पास पहुंच गया। वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। इग्निटिया! अचानक गया चिल्लाया। जैकोब पर एक पन्ना हरा बिजली का बोल्ट दागा। धमाका! बिजली का बोल्ट जैकोब की सजगता से कहीं ज्यादा तेज था। बिजली के बोल्ट ने जैकोब को कई मीटर तक उड़ा दिया, इससे पहले कि वह पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाए। उसके सीने के कवच में एक छेद हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने महल पर फर को देखने के लिए नीचे देखा, जहां बिजली का बोल्ट लगा और कोयला बन गया। जले हुए बालों की गंध धीरे धीरे हवा में फैल गई। वाह, ये घोस्ट का जादू है। उसने ये कब सीखा? सबा हैरान थी। इग्निटिया! 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 दूसरी तरफ गया जैकोब पर एक के बाद एक बिजली के बोल्ट दागता रहा। कई बोल्ट उसे ठीक से लगे। अगर उसकी मजबूत भौतिकी और कवच न होते तो वह अब तक मर चुका होता। वह बेतरतीब ढंग से भागता रहा। उसके तराजू पर चमक वापस आ गई। जब उसने उसके तराजू पर चमक वापस देखी तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। जाहिर है, उसने किसी तरह की तरकीब का इस्तेमाल करके ये दिखावा किया कि वह थक गई है और उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, तुमने मुझे धक्का दिया। जैकोब भागते हुए गुर्राया। शिट शिट शिट! कैन ने अचानक गाली देना शुरू कर दिया। बाकी 2 सिर भ्रमित थे। उन्हें नहीं पता था कि कैन को किस बात ने परेशान किया। जहां तक वे बता सकते थे, गया जैकोब को लात मार रहा था। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कैन को किस बात ने परेशान किया जब उन्होंने जैकोब को उनकी ओर भागते देखा। उन्होंने जल्दी से अपने सिर वापस थैले में डाल लिए। भाड़ में जाओ! गया को एहसास हुआ कि उसकी योजना क्या थी, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी छलांग के साथ जैकोब थैले के पास उतरा।
जैसे ही वह उसकी ओर भागने वाली थी, उसने थैला पकड़ लिया। जैकोब ने उसकी आंखों में भाव देखा, वह बहुत चिंतित थी। उसका अनुमान सही था। जब वह उसे रीपस से लड़ते हुए देख रहा था तो वह एक हाथ से थैले को छूती रही। फिर उन्होंने लड़ाई शुरू की। उसने थैला फेंका नहीं बल्कि उसे धीरे से ज़मीन पर रख दिया। उसने देखा कि वह बैग का कितना ख्याल रखती है। जाहिर है, उसे यह एहसास हुआ कि बैग में कुछ ऐसा है जिसकी उसे परवाह है। तुम्हारे पास यहाँ क्या है? उसके हाथ में बैग बहुत छोटा लग रहा था। गया का दिल उसकी छाती पर जोर से धड़क रहा था जब उसने बैग पकड़ा। ऐसा लगता है कि यह पालतू जानवर है। जैकोब ने महसूस किया कि अंदर कुछ उसकी पकड़ के खिलाफ छटपटा रहा है। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि अंदर क्या है, लेकिन पहले वह थैला खोलने से पहले गया को पकड़ना चाहता था। आखिरकार वह उससे कोई और आश्चर्य नहीं चाहता था। रूपांतरित हो जाओ और घुटने टेक दो। जैकोब की गड़गड़ाहट जंगल में गूंज उठी। जब उसने अपने बड़े हाथों से थैले को दबाना शुरू किया तो वह झिझकी नहीं। गया ने जल्दी से खुद को वापस अपने मानव रूप में बदल लिया। वह गुस्से में कांप रही थी, लेकिन वेदोरा के जीवन की तुलना में उसका गुस्सा बेकार लग रहा था। टाइगर पंच। उसने एक जादू किया जिससे गया के पीछे एक धारीदार बाघ की अलौकिक मुट्ठी बन गई। अगले ही पल मुट्ठी ने उसे इतनी ताकत से पीठ पर मारा कि वह जमीन पर गिर गई। उसने गुर्राहट की क्योंकि उसके मुंह से खून टपकने लगा था। फिर उसने अपनी कलाई को झटका दिया। अलौकिक मुट्ठी उसकी कलाई के झटके के अनुसार चली। उसने गया को जमीन से उठाने से पहले पकड़ लिया। उसकी आंखें क्रोध में लाल हो गए थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन उसने वेदोरा की खातिर खुद को नियंत्रित किया। उसे घुटने टेकने के बाद जैकोब ने एक अहंकारी मुस्कान छोड़ी। चेन एक बार फिर उसके हाथ में आ गई। खेल खत्म हुआ सांप। जैसे ही उसने कहा, उसने चेन को उसकी ओर घुमाया। उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे कुछ महसूस होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेन ने उसे कभी नहीं छुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि चेन स्थिर थी, जैसे कि उसे हवा में किसी चीज़ ने रोक दिया हो। उसने ऊपर देखा तो एक हाथ चेन को पकड़े हुए था। उसकी आंखों में गुस्सा तुरंत गायब हो गया क्योंकि उसकी आंखों में पानी आने लगा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। इस बार ये खुशी के कारण था। भूत। माइकल ने एक हाथ में चेन पकड़ी और गया की ओर देखा। उसके दिल में जलते गुस्से के बावजूद उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान घुल गई। मैं इसका ख्याल रखूंगा। दूसरे हाथ से उसने चंचलता से उसका सिर सहलाया। फिर वह आगे बढ़ा, अपने शरीर से उसे ढकते हुए। जैकोब ने अपनी सिलवटें सिकुड़ीं। उसे किसी के आने का आभास या आवाज़ नहीं हुई, बल्कि वह अचानक गया के पीछे आ गया। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम 6000 बदमाश अंक हैं। हालांकि जैकोब को उसकी शक्ल से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसने घोस्ट पर अपना शोध किया था। जैकोब की योजना ये थी कि वह गया को घोस्ट से अलग करे और उससे अकेले निपटे। उसका काम तब बहुत आसान हो गया जब वह घोस्ट और उसके दोस्तों से दूर रोज़ में गया से मिला। घोस्ट के अचानक प्रकट होने से गया को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे या तो घोस्ट को वश में करना होगा या उसे मारना होगा। फिर भी यह असंभव नहीं था। उसे बस अपनी योजना बी पर स्विच करने की आवश्यकता होगी। इसे नीचे रखो। माइकल की आवाज़ कठोर थी। ये ठंडे हत्यारे इरादे से भरी हुई थी। उसके होठों से खून टपकता देखकर वह खुद पर नियंत्रण खोने के कगार पर था। इग्निशिया। बिजली की चमक ने जैकोब की कलाई पर घातक सटीकता से प्रहार किया। उसने दर्द में बैग गिरा दिया। इतनी जल्दी? जैकोब उसकी गति से पूरी तरह से स्तब्ध था। गाया ने जल्दी से बैग की ओर अपना हाथ बढ़ाया क्योंकि बैग उड़कर उसकी ओर आ रहा था। माइकल ने कोई जादू नहीं किया, लेकिन अपनी आंखों में हत्या के इरादे के साथ जैकोब की ओर चला गया। टाइग। बूम। जैकोब अपना जादू खत्म भी नहीं कर पाता, इससे पहले ही माइकल उसके सामने आ गया और उसे इतनी ताकत से पेट में घूंसा मारा कि वह उड़ गया। आर्ग। माइकल के घूंसे से जैकोब के कवच में एक गहरी मुट्ठी के आकार का गड्ढा बन गया। कवच को बहुत सारे हमलों को सहने के लिए तैयार किया गया था। फिर भी एक ही घूंसे ने कवच को विकृत कर दिया। गड्ढे के अलावा जैकोब को अपनी पसलियों के टूटने का दर्द भी महसूस हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, तभी घोस्ट ने फिर से उस पर हमला किया। धमाका। इस बार माइकल ने जैकोब को पेट में लात मारी। लात की ताकत से जैकोब फिर से उड़ गया। नीचे गिरने से पहले वह एक पेड़ से जोर से टकराया। रेज शील्ड। लात की वजह से पेट में होने वाले तेज दर्द को अनदेखा करते हुए जैकोब ने बचाव का मंत्र दिया। तुरंत ही उसके चारों ओर एक चमकदार लाल बुलबुला बन गया। घोस्ट को दूसरा मंत्र देने का समय दिए बिना जैकोब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उछल पड़ा। उसने देखा कि घोस्ट मुट्ठी बांधे हुए उसकी ओर आ रहा था। जैकोब ने आसमान में अर्धचंद्र देखा। क्षेत्र उज्ज्वल होना चाहिए था, लेकिन उसके आसपास सब कुछ जितना होना चाहिए था उससे कहीं अधिक अंधेरा था। टाइगर क्लॉ। न्याय की मुट्ठी। एलिमेंटल स्पाइक्स।
जैकोब ने एक के बाद एक मंत्र दिए। पहले मंत्र ने माइकल के ठीक ऊपर एक बड़े हाथी के आकार का लाल पंजा बनाया। उसकी तरफ पंजे के आकार की एक मुट्ठी बनी। जैसा कि नाम से पता चलता है, एलिमेंटल स्पाइक्स मंत्र ने आग, बर्फ, पृथ्वी और बिजली जैसे तत्वों से बने तीखे स्पाइक्स भेजे। बूम बूम, साथ ही पंजे और मुट्ठी ने घोस्ट को मारा। जैकोब ने देखा कि घोस्ट न तो हिल रहा था और न ही पंजे और मुट्ठी से बचने के लिए बच रहा था। हमलों की ताकत ने घोस्ट के चारों ओर राख का बादल बना दिया, जिससे गया और जैकोब दोनों घोस्ट को देखने से रोक रहे थे। हवा का झोंका, जैकोब ने अचानक घोस्ट की आवाज़ सुनी। अगले ही सेकंड तेज हवा के झोंके ने राख के बादल को उड़ा दिया। घोस्ट ने खुद को प्रकट किया, उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 2000 बदमाश अंक हैं। जैकोब को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। एक सेकंड के लिए सीधे जैकोब की आंखों में देखते हुए माइकल ने अपना हाथ उठाया। इग्निटिया, इग्निटिया, इग्निटिया। जैकोब की ओर बिजली के कई बोल्ट गिरे। उसने उनसे बचने की कोशिश की और वह एक से बचने में कामयाब भी रहा, लेकिन जब वह बिजली के एक बोल्ट से बच गया तो दूसरे ने उसकी पसलियों में चोट मारी। धीमेपन के कारण जैकोब पर बिजली के बोल्टों की बौछार हो गई। माइकल ने अपने अंगों पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर अपने पैरों पर। आह आह आह, जैकोब लगातार गुर्राता रहा। चाहे उसने भागने की कितनी भी कोशिश की, वह बच नहीं सका। उसकी क्रोध ढाल को बिजली के बोल्टों ने ऐसे भेद दिया जैसे मक्खन को काटने वाला गर्म चाकू हो। बिजली के बोल्टों को रोकना असंभव था। मारने के लिए शॉट लगाने के बजाय माइकल ने जैकोब पर बिजली के बोल्टों की बौछार जारी रखी। जब उसने गया को घुटने टेकते देखा तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। जैकोब सिर्फ कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 2 कल्टीवेटर था। दूसरी ओर माइकल लेवल 3 पर था, जिसने उसे डिफ़ॉल्ट रूप से जैकोब से ज़्यादा मजबूत बना दिया था। अपने सभी मंत्र उन्नयन के साथ वह अपने घोस्ट व्यक्तित्व में कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 5 के तहत किसी के लिए भी अपराजय होगा। अपने पूर्ण लूसीफर रूप में कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 7 के तहत किसी के पास उसे हराने या थोड़ा भी चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं था। जैकोब और घोस्ट के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। फिर भी माइकल ने उस पर बिजली के बोल्ट से हमला करना बंद नहीं किया। घोस्ट के बारे में जैकोब का सारा आकलन गलत साबित हुआ, बिल्कुल गलत। वह घोस्ट से अभिभूत था और उसे बचने का कोई मौका नहीं दिख रहा था जब तक कि वह घोस्ट पर जंजीरों का इस्तेमाल करके उसे शक्तिहीन न कर दे। पफ, अचानक जैकोब ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने नीचे मुट्ठी भर रेत पकड़ी और घोस्ट के चेहरे पर फेंकी। यह एक अंडरहैंड तकनीक थी, लेकिन जीवन या मृत्यु की लड़ाई में सब कुछ जायज था। घोस्ट ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि जैकोब ने तुरंत जंजीर को बुलाया। पलक झपकते ही जंजीर उसके हाथ में आ गई। उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत घोस्ट के चारों ओर जंजीर लपेट दी। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कसकर बंधा हुआ है, उसके चारों ओर 2 बार जंजीर घुमाई। तुम, गया गुस्से में जल उठा। वह जैकब पर झपटने ही वाली थी कि उसने देखा कि घोस्ट ने जंजीर को ऐसे फाड़ दिया जैसे वह भान की रस्सी हो। कोई धीमी गति नहीं थी, कोई आकर्षक हरकत नहीं थी और कोई संवाद नहीं था। उसने बस एक सेकंड में जंजीर को फाड़ दिया। डिंग, होस्ट को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 3000 बदमाश अंक है। चेन की चमक उसके हाथ में चली गई। क्या? जैकोब सदमे में चिल्लाया। अपने क्षणिक सदमे में उसे घोस्ट से पेट पर कोहनी लगी। अगले ही पल जैकोब को चेन से लपेटा जा रहा था। पाओ 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 पाओ, अल्पविराम डॉट। माइकल ने जैकोब का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। हर मुक्का के साथ खून और भी ज्यादा बहता गया। जैकोब की खोपड़ी धंसने लगी। जीवन की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, फिर भी माइकल ने अपने मुक्कों की गति को कम नहीं किया। उसने जैकोब को मुक्का मारते हुए जमीन से उठा लिया। अपने गुस्से में वह एक पेड़ की ओर बढ़ रहा था। धमाका, माइकल ने जैकोब को एक पेड़ पर पटक दिया, जिससे पेड़ कांप उठा। पेड़ की आधी पत्तियां बल के कारण गिर गईं। माइकल की आंखें लाल हो गईं। माइकल के अंदर जो गुस्सा था वह ज्वालामुखी की तरह फट गया। यहाँ तक कि गाया भी, जो पिटाई का आनंद ले रही थी, वह भी घबरा गई जब उसने देखा कि घोस्ट लगातार जैकोब को मुक्का मार रहा है। अग्नि क्षेत्र में जाने से पहले वह जिस घोस्ट को जानती थी वह अब तक जैकोब को मार चुका होता। हालांकि वह बस चलता रहा, यहाँ तक कि उसके मुक्के भी चूकने लगे। वे छूटे हुए मुक्के पेड़ पर जा गिरे। उसके मुक्कों की वजह से पेड़ धंस गया। ये चीख जैकोब से नहीं बल्कि माइकल से निकली। वह गुस्से में था। जैकोब की आंखों में चमकती रोशनी ने माइकल को क्रोधित कर दिया। वह जैकोब को पीट पीट कर मार डालना चाहता था। अपने गुस्से की वजह से वह जैकोब के हाथों में छोटे ग्रेनेड को देख पाने में विफल रहा। मानव, हालांकि गाइया ने ग्रेनेड को देख लिया। वह चिल्लाए और माइकल की ओर दौड़ी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बम जोरदार धमाके के साथ फट गया।
कान चीरने वाली आवाज़ और तेज़ रोशनी की चमक ने गया को भ्रमित कर दिया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। कुछ पलों के लिए उसके आसपास की दुनिया बिना रुके घूमती रही। सौभाग्य से जैकोब ने जो बम इस्तेमाल किया वह एक स्टन ग्रेनेड था। जब घोस्ट और गया भ्रमित अवस्था में थे तो उसने भागने के लिए अपने शरीर में बची हुई ताकत जुटाई। सबसे पहले उसने एक हीलिंग पोशन पी लिया। भूसे ने उसका जबड़ा तोड़ दिया, लेकिन वह फिर भी हीलिंग पोशन पीने में कामयाब रहा। जाहिर है कि एक हीलिंग पोशन पर्याप्त नहीं था, फिर भी उसने उसे भागने के लिए पर्याप्त ताकत दी। उसने जो हीलिंग पोशन पिया वह बेहद शक्तिशाली था। इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद घोस्ट ने बनाया था। वह जंगल में भाग रहा था और जब वह उड़ान भरने वाला था तो एक अदृश्य ऊर्जा बल ने उसे उड़ा दिया। आह! जैकोब ने गुर्राहट के साथ कहा। वह भागने से बस कुछ ही मिनट दूर था। बस अचानक कहीं से एक कर्कश आवाज़ जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल एक बड़ा ड्रैगन छतरी से नीचे उतरा और सीधे जैकोब के बगल में उतरा। ड्रैगन ने जैकोब को रौंद दिया और उसके मुंह से खून निकल आया। मैं उसे मार सकता हूं, जैकोब ने नाइटमेयर के पैरों के नीचे सांस लेने के लिए संघर्ष किया। जैकोब की आंखें जितनी हो सकती थी उतनी खुली। उसने हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने देखा कि ड्रैगन का शरीर और अधिक चमकने लगा था। ये ड्रैगन की सांस का संकेत था। वूश! जैकोब ने अपना संयम खो दिया। जब ड्रैगन की सांस नाइटमेयर के मुंह से निकली तो वह डरी हुई बिल्ली की तरह चिल्लाया। उसकी पीड़ा भरी चीख जंगल में गूंज उठी। हालांकि वह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 2 कल्टीवेटर था, लेकिन माइकल ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उस बिंदु के साथ नाइटमेयर अपने कोर फॉर्मेशन लेवल 6 कल्टीवेशन के साथ जैकोब को मात देने में सक्षम था। उसके बेहतर शारीरिक आकार और ताकत ने उसे जैकोब पर बढ़त दिलाए। आखिरकार ड्रैगन की सांस ने जैकोब की जान ले ली। अध्याय 409 पुनर्मिलन। चांद अपनी चमकीली नीली रोशनी से नीचे की धरती को नहला रहा था। लाखों तारे उदारतापूर्वक चांद के साथ मिलकर अपनी रोशनी प्रदान कर रहे थे। दो प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों के नीचे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। रात के झींगुरों के गाने और वनस्पतियों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जंगल के झुलसे हुए इलाके में माइकल और गया विपरीत दिशाओं में खड़े थे। उन्होंने कुछ मिनटों तक एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। उनमें से किसी के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। हालांकि उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, कम से कम गया के मुंह से तो नहीं। उसकी आंखों में खुशी और चिंता का मिश्रण था। उसे डर था कि वह कैसा व्यवहार करेगा। आखिरकार वह एक साधारण पत्र छोड़कर गायब हो गई। माइकल ने उसकी कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 2 की साधना देखी। माना कि उसे उम्मीद थी कि वह और मजबूत होगी, लेकिन इस समय उसे साधना के स्तरों की कोई परवाह नहीं थी। उसे एक टुकड़े में वापस देखकर खुशी हुई। स्नेकी! माइकल ने उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए मुस्कुराया। ह्यूमन! गया ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस पर हमला किया और वेडोरा वाला बैग जमीन पर गिरा दिया। वह बाघ की तरह उस पर झपटने से पहले दौड़कर उसके पास आए। उसने अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और पूरी ताकत से उसे गले लगाया। उसने भी उसे गले लगाया और जितना हो सका उतना कसकर गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने दिए एक दूसरे को गले लगाया। वे दोनों एक दूसरे की गर्माहट को याद कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के स्पर्श के लिए तरस रहे थे। उनकी सभी इंद्रियां आनंदित हो रही थीं। उन्होंने एक दूसरे की गंध, स्पर्श, गर्माहट और आलिंगन को पूरी तरह महसूस किया। गया ने उसे पागलों की तरह चूमना शुरू कर दिया। उसकी दाढ़ी के बावजूद भी वह उसके गालों पर जोरदार चुंबन देने से नहीं रुकी। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बिना कुछ बोले उसे चूमती रही। वेडोरा बैग से बाहर निकली और उसने देखा कि माइकल और गया एक दूसरे को जोश से चूम रहे हैं। जल्द ही उसने अपना लक्ष्य गालों से बदलकर उसके होठों पर रख दिया। उसका चुंबन जोश और जंगली गर्म प्यार से भरा हुआ था। वह खुद को रोक नहीं सका और उसने अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाकर उसे सिर से पकड़ लिया। उसने उसे अपने करीब खींचा, उनके प्यार की आग को और भड़का दिया। उन्होंने चुंबन के हर पल का आनंद लिया। लंबे समय तक उन्हें कुछ भी परेशान नहीं करता था। वे अपनी चिंताओं को भूल गए और पल का आनंद लिया। गया ने अपने दोनों हाथों और पैरों से माइकल को अपनी ओर खींचा जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। जब प्रेमी युगल कोमलता के जोशीले पल का आनंद ले रहे थे, नाइटमेयर की खड़ी कटी हुई पुतलियां गोल हो गईं। उसने दूर से वेदोरा को देखा। तुरंत नाइटमेयर ने खुद को एक पिल्ले के आकार में छोटा कर लिया और फिर 3 सिर वाले हाइड्रा की ओर दौड़ा ताकि उनका घर वापस स्वागत कर सके। नाइटमेयर के लिए कैन और सबा छोटे भाई थे, जबकि अयाग एक शरारती छोटी बहन थी। वह उनसे बहुत प्यार करता था और वे भी नाइटमेयर से प्यार करते थे। अयाग, कैन, सबा! नाइटमेयर पलक झपकते ही वेदोरा के पास पहुंच गया। अरे भाई! सबा ने एक बड़ी मुस्कान के साथ नाइटमेयर का अभिवादन किया। यहाँ आओ तुम बड़ी छिपकली। अयाग सबा से ज्यादा उत्साहित लग रही थी।
वह उछल रही थी। जब वह करीब आया तो सबा और अयाग दोनों नाइटमेयर की गर्दन के चारों ओर लिपट गए। उन्होंने उसे चाटा और नाइटमेयर ने भी। हमेशा की तरह कैन भावशून्य रहा, फिर भी उसने भी नाइटमेयर के प्रति अपने प्यार के संकेत के रूप में एक कोमल सिर पर मुक्का मारा। मुझे तुम तीनों की बहुत याद आई। नाइटमेयर ने उन्हें धीरे से जमीन से उठाया। हमें भी। तुम विश्वास नहीं करोगे कि हमने फायर रियल्म के अंदर क्या क्या देखा है, अयाग ने उत्साह से कहा। फायर रियल्म? नाइटमेयर हैरान था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, जब हम अंधेरे जंगल में पहुंच जाएंगे। कैन को उनके पुनर्मिलन को तोड़ने के लिए बुरा लगा, लेकिन जैकोब और रीपर्स की उपस्थिति ने उसे और अधिक आश्चर्य प्राप्त करने से पहले जितनी जल्दी हो सके घर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक वे दोनों थक नहीं जाते हम कहीं नहीं जाएंगे, अयाग ने कैन पर हंसते हुए कहा। जैसे कि गया और माइकल ने उन्हें सुन लिया, उन्होंने आखिरकार अपना चुंबन समाप्त कर दिया। उनके सिर एक दूसरे से कुछ इंच दूर चले गए। गया की आंखों में सीधे देखते हुए माइकल बोला, अगली बार जब तुम इस तरह का स्टंट करोगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हारी सांप जैसी गांड पर लात मारूंगा। ओह, मेरा इंसान मेरे बारे में चिंतित है, वह हंसी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने से नहीं रुक रहे थे। फिर उसने धीरे से उसके माथे पर चूमा। आखिरकार कई मिनट तक उससे चिपके रहने के बाद उसने अपने पैरों को जमीन पर टिकाने के लिए छोड़ दिया। मुझे उनकी चिंता है, तुम्हारी नहीं। माइकल ने उसे नाराज करने के इरादे से उसके गालों पर चुटकी ली। बहुत समय हो गया था जब से उसने उसके साथ खिलवाड़ किया था। लंबे समय के बाद उसके साथ खेलना अच्छा लगा। तुम अभी भी एक बेवकूफ़ हो, जवाब में उसने भौहें सिकुड़ते हुए उसकी नाक पर चुटकी ली। वाह! जब गया अपनी नाक दबा रहा था, नाइटमेयर उस पर झपटा। वह बहुत तेज था, यहाँ तक कि गया ने भी उसे पहचान लिया जब वह उससे टकराया। बेवकूफ़ नागा, नाइटमेयर ने अपना गर्म सिर उसके गालों पर रगड़ा। उसने उसे अपने पंखदार पंखों से गले लगा लिया। मुझे तुम्हारे बदसूरत कपड़े फाड़ने की याद आती है। नाइटमेयर ने अपना सिर उसके चेहरे पर रगड़ना जारी रखा। मुझे हर दिन तुम्हारे पपड़ीदार चूतड़ को लात मारने की याद आती है। गया ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके सिर को धीरे से सहलाया। नाइटमेयर ने घोस्ट और गया को एक साथ गले लगाने के लिए अपने पंखदार पंख खोले। वेदोरा उन तीनों के बीच सहज महसूस कर रही थी। हमारे पुनर्मिलन को तोड़ने के लिए क्षमा करें दोस्तों, लेकिन हमें जल्दी से घर वापस जाना चाहिए। कैन ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे वास्तव में समूह गले लगाना पसंद नहीं था, लेकिन वह पछताने के बजाय सुरक्षित रहना पसंद करता था। गले से खुद को हटाते हुए माइकल ने एक पल के लिए रीपर्स के मृत शरीर और साथ ही जैकोब के चारकोल से सने शरीर को देखा। रीपर्स के शव पहचान से परे थे। वे जंगल में बहुत अंदर थे और अगर वह सही था तो उनके शव किसी के भी उन्हें खोजने से पहले ही सड़ जाएंगे। चलो चलते हैं, माइकल ने कहा। जैकोब के शरीर की तलाशी लेने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ड्रैगन की सांस से स्पेस रिंग और कवच दोनों पिघल गए थे। नाइटमेयर जैकोब पर आसानी से जा सकता था। ड्रैगन बहुत गुस्से में था और माइकल उसे दोष नहीं दे सकता था। जैकोब ने जो करने की कोशिश की उसके कारण वह भी अपना नियंत्रण और तर्कसंगत सोच खो रहा था। वेदोरा को अपने हाथों में लेकर नाइटमेयर ने अपने पंख फड़फड़ाए जबकि गया और माइकल अपनी गति के कारण शॉकवेव बनाते हुए जमीन से उड़ गए। हमें टेलीपोर्ट करने के बजाय उड़ना चाहिए, सबा ने बीच हवा में अपनी चिंता जताई। हाँ, मैं तो ये सुनना पसंद करूंगा कि हमारे जाने के बाद से क्या क्या हुआ। माइकल और गया ने अयाग और सबा से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। टेलीपोर्ट करने के बजाय उड़ना कोई बुरा विचार नहीं लगा। अगर कुछ हुआ तो माइकल हमेशा अंधेरे जंगल में वापस जा सकता था, वरना खूबसूरत तारों वाले आसमान के नीचे उड़ना एक दूसरे को सब कुछ बताने के लिए सबसे अच्छी जगह लगती थी। मेरे प्रभु, आखिरकार जब वे अंधेरे जंगल में वापस लौटे तो अजाजल ने माइकल को हमेशा की तरह एक गहरे झुक के साथ बधाई दी। मेरी लेडी, तुम वापस आ गई हो। जब उसने गया और वेदोरा को देखा तो अजाजल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका अलौकिक चेहरा चमक उठा। मेरी वापसी का जश्न मनाने से पहले हमें कमरे से बाहर निकालो। गया का चेहरा उसकी आवाज़ की तरह ही गंभीर था। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी लेडी। अजाजल समझ सकती थी कि उसकी चिंता का कारण डार्क लॉर्ड की हाल ही की समस्या होगी। अजाजल के कमरे से चले जाने के बाद गया बिस्तर के किनारे पर बैठ गया जबकि माइकल उसके बगल में बैठा था। नाइटमेयर और वेदोरा ने माइकल की वर्कबेंच के सामने उसकी वर्किंग चेयर ली, जहां ब्लूप्रिंट, विभिन्न धातु के हिस्से और उपकरण पड़े हुए थे। तो हम कई तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उसने चिंतित चेहरे से उसकी ओर देखा। हालांकि माइकल बस मुस्कुराया। चाहे वह कितनी भी चिंतित क्यों न हो, उसे मुस्कुराते हुए देखना हमेशा उसे आश्वस्त करता था। इससे उसे बहुत हिम्मत मिलती थी। उसे यह एहसास याद आ रहा था जब वह फायर रियल में थी। नूह को तुम्हारी पहचान पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कोई बड़ी बात नहीं है? तुमने अभी अभी हमें बताया कि नूह एंड्रियास का शिष्य है जो सर्वोच्च संरक्षक है और बहुत 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 शक्तिशाली है, अयाग ने पूछा।
माइकल ने उसे साइलेंट रीपर के कैप्टन के केबिन के अंदर क्या हुआ से लेकर माजेरोथ को उसके निमंत्रण से लेकर तीसरे व्यक्तित्व के प्रकट होने तक सब कुछ बताया। इस समय वह घोस्ट और अपनी माँ दोनों के बारे में समान रूप से चिंतित थी। नूह एक आत्मधर्मी व्यक्ति है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए मेरा ऋणी महसूस करता है। उसके जैसे लोग ऋणी होने से नफरत करते हैं। तुम्हारा रहस्य बताकर उसे लगता है कि उसने अपना ऋण चुका दिया है, और मेरा विश्वास करो, वह अपना वचन निभाएगा। आखिरकार वह अगला सर्वोच्च संरक्षक है, माइकल ने शांति से समझाया। वे उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन उसके शब्द कुछ हद तक उन्हें समझ में आए, खासकर कैन को जो माइकल की तरह ही सोचता था। समस्या यह है कि बाघ ने तुम पर हमला किया। समस्या थी, माइकल की बात सुनकर नाइटमेयर ने गुर्राहट की। अगर वह उसकी पहचान पा सकता है तो हमें मानना होगा कि उसके जैसे और ट्रैकर भी पा सकते हैं। जानाली और उसकी मां को मार देने से समस्या हल हो जाएगी, कैन ने ठंडे स्वर में कहा। वह किसी के द्वारा बंधक बनाए जाने से बहुत खुश नहीं था। उसे घृणा महसूस हुई, जैकोब से नहीं बल्कि खुद से, कि वह बहुत कमज़ोर है। मैं यहाँ ब्लैकी से सहमत हूँ। चलो उन कुतिया को मार डालते हैं, अयाग ने हंसते हुए कहा। मुझे ये स्वीकार करने से नफरत है, लेकिन ये त्वरित और सही तरीका लगता है। अंत में सबा ने अपनी राय रखी। नाइटमेयर और गया दोनों दंग रह गए। तीनों के लिए किसी बात पर सहमत होना बेहद दुर्लभ था। जितना उसे उन्हें एक दूसरे को काटे बिना किसी बात पर सहमत होते देखना अच्छा लगता था, वह जानाली और उसकी सौतेली माँ को मारने पर सहमत नहीं हो सकती थी, खासकर जब उसकी माँ ने उसे जानाली की माँ के बारे में चेतावनी दी थी। अगर मेरे पास केवल 200,000 बदमाश अंक होते, माइकल ने अंदर से आह भरी। अगर उसके पास राशि होती तो सिस्टम ने गया के शरीर पर एक रून लगा दिया होता जिससे कोई भी उसे ट्रैक न कर पाता। सिस्टम के अनुसार उस पर रून लगाने के बाद कोई भी उसे किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकता था। हालांकि माइकल के पास 200,000 बदमाश अंक नहीं थे। उसके पास 40,000 अंक कम थे। सिस्टम, क्या आप गया को मेरे साथ टेलीपोर्ट करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल बना सकते हैं मेजरोथ? बेशक सिस्टम ऐसा कर सकता है। 100,000 बेडेज पॉइंट के लिए सिस्टम वैसा ही आमंत्रण बना सकता है जैसा आपको गया के लिए मिला था। अध्याय 410 रिश्ते का अगला स्तर। हाँ, ऐसा करो, माइकल ने सिस्टम को गाय के लिए आमंत्रण बनाने के लिए कहा। वह दूसरों द्वारा फेंकी गई समस्याओं का सामना कर सकता था, लेकिन जब वह अपने भीतर की समस्या से निपट रहा होता तो उन समस्याओं का सामना करना मुश्किल होता। कुछ भी करने से पहले तीसरी व्यक्तित्व समस्या को हल करना था। तो तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है? नाइटमेयर ने गाय से पूछा। उसने आह भरी, लेकिन कई सेकंड तक गहराई से सोचने के बाद उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है। मानव, कुछ करो और मुझे अपने साथ अकिलिन क्षेत्र में ले आओ। चलो उस योगिनी को पीटते हैं। उसे आमंत्रण के बिना वहां पहुंचने का कोई रास्ता पता हो सकता है। चूंकि उसने उसे मेजरोथ में शामिल होने के लिए मिले आमंत्रण के बारे में बताया था, इसलिए वह उसके साथ अकिलिन क्षेत्र में आना चाहती थी। जब उसने पहली बार उसे सुना तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। शायद ये किस्मत थी या शायद ये संयोग था, किसी भी तरह से गाय को अंदर तक आश्चर्य हुआ। तुम्हें अकिलिन क्षेत्र में ले जाना कोई समस्या नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। समस्या जानाली से निपटने और अपनी पहचान छिपाने की है। गया को आमंत्रण बनाने पर 100,000 बदमाश अंक खर्च करने के बाद उसके पास 60,000 बदमाश अंक बचे थे। वह विशेष रून जो गया की पहचान छिपाएगा, उसकी कीमत 200,000 बदमाश अंक थी। इसलिए उसे तुरंत 140,000 बदमाश अंक चाहिए थे। वह इसे कमा सकता था यदि वह हेलोन में रहता और कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेता। हालांकि समय बहुत महत्वपूर्ण था। वह जितना अधिक समय एलोन में बिताता उतनी ही अधिक समस्याएं होती। गया अब सुरक्षित नहीं था। सबसे अच्छा तरीका यह था कि गया के साथ अकिलिन क्षेत्र में जाएं, उस डार्क एल्फ को खोजें जिसके बारे में गया की मां ने उसे बताया था, उत्तर खोजने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र छोड़ दें। अगर हम अकिलिन क्षेत्र में जाते हैं तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या नहीं भी, कैन ने शांति से कहा। लेकिन अगर हम यहाँ रहते हैं तो आपका तीसरा व्यक्तित्व निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक समस्या होगी। हमें जोखिम उठाना चाहिए और उस डार्क एल्फ को ढूंढना चाहिए और आपकी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उसकी मां के बारे में कुछ सुराग भी ढूंढने चाहिए। कैन के विचार माइकल के जैसे ही थे। ये वास्तव में एक जोखिम है, खासकर जब उसकी मां ने स्काईहॉल जासूसों के बारे में कुछ कहा है। हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर गया उसके साथ होती तो अगर उसे कोई खतरा होता तो वह सिस्टम का इस्तेमाल करके उन दोनों को बचा सकता था। अगर वह उसके बिना किसी दूसरे क्षेत्र में होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके अलावा उसे ये भी लग रहा था कि अकिलिन क्षेत्र में शायद वह जवाब हो जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा। हम तुम तीनों को शामिल नहीं करते, गया ने उन तीनों की ओर देखते हुए सख्ती से कहा। कैन को छोड़कर सबा और अयाग दोनों ने मुंह बिचक दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं।
अयाग ने अपनी आवाज़ ऊंची की। नहीं, ये पहले से ही एक जोखिम है कि मैं उसके साथ जाऊं। यदि तुम, एक दूसरी दुनिया का प्राणी, हमारे साथ आया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब तक हम दूर हैं, यहीं रहो और खेती करो। बिल्कुल नहीं, अयाग ने गया की मौत भरी निगाहों की परवाह किए बिना चिल्लाया। भूत, कुछ तो बोलो, हमें भी अपने साथ ले आओ। अयाग के विपरीत सबा ने अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया। उसने बस भूत से विनती की। हालांकि भूत ने भी अपना सिर हिलाया। तुम तीनों यहीं रहो तो बेहतर है। उसके पास पहले से ही चिंता करने के लिए बहुत कुछ था। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह ये थी कि अकिलिन क्षेत्र में कोई वेदोरा के बारे में पता लगाए। उन्होंने परिचितों को स्वीकार किया, लेकिन उसे संदेह था कि परिचितों की सूची में हाइड्रा शामिल होगा। वह वेदोरा की रक्षा करना चाहता था। अगर एक दिन सुप्त हाइड्रा अपनी नींद से बाहर आ गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन उसे पता था कि उसे नाइटमेयर और वेदोरा के साथ हाइड्रा से लड़ना पड़ सकता है। सिस्टम की मदद से वह वेदोरा को स्टॉर्मव्हील पर्वत में हाइड्रा से अधिक शक्तिशाली बना सकता था। अन्यथा वह हाइड्रा अपने पैरों के नीचे सभी और हर चीज को कुचल देगा। लगभग 3 घंटे बाद में माइकल एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। अंधेरे जंगल में सैकड़ों विशाल पेड़ थे। वे सचमुच किसी भी सूर्य की रोशनी को छतरी से झांकने से रोकते थे। इसलिए इसका नाम डार्क फॉरेस्ट पड़ा। विशाल पेड़ों के अलावा अंधेरे जंगल के ऊपर हमेशा तूफानी बादल रहते थे। दूसरों के लिए जंगल एक भयावह जगह थी, लेकिन माइकल के लिए ये घर जैसा लगता था। फिलहाल वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत कर रहा था। रोशनी देने वाले मशरूम और फूल ही उसके पास रोशनी का एकमात्र स्रोत थे। वह आग के गोले नहीं बनाना चाहता था और शाखाओं से उसे देख रहे कौवों के समूह को परेशान नहीं करना चाहता था। मानव, माइकल ने पीछे से गया को सुना। वह पीछे मुड़ा और देखा कि वह धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसकी मुट्ठी मुड़ी हुई थी, जैसे कि वह अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थी जिसे वह नहीं देखना चाहती थी। वे कैसे हैं? माइकल ने पूछा। अयाग और सबा पीछे छूट जाने से बहुत खुश नहीं थे और माइकल उनके नखरे सहने के मूड में नहीं था। वह अकिलिन क्षेत्र की यात्रा के जोखिमों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। बहुत रोमांचित नहीं हूं, लेकिन मैं उन्हें हमारे दूर रहने के दौरान यहां रहने के लिए मनाने में कामयाब रही। उसने आह भरी। तुम कुछ बकवास। वह जल्द ही किसी कारण से हकलाने लगी। उसके पैर की उंगलियां उसके नीचे की मिट्टी को खोद रही थीं, जबकि वह उससे सीधे नजरें मिलाने से बचती रही। क्या तुम शर्मीली हो? उसके मन में सभी चिंताओं के बावजूद जब उसने उसे देखा तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं, मैं शर्मीली नहीं हूं। तुम शर्मीली हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? मैं बड़बड़ा रही हूं, उसने बड़बड़ाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अचानक अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। फिर भी वह उसके व्यवहार को देखकर बता सकता था कि वह उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली थी। भाड़ में जाओ। गया ने उसकी आंखों में देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले एक गहरी सांस ली। कई कदम आगे बढ़कर उसने उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया। इस समय वह उससे सिर्फ 2 इंच की दूरी पर खड़ी थी। जब वह सोच रहा था कि वह क्या योजना बना रही है, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने जो किया उससे माइकल चौंक गया। अंगूठी बहुत शानदार नहीं थी, बल्कि बीच में एक छोटा सा गोल नीलम वाला चांदी का छल्ला था। घुटने टेको और मुझसे अभी शादी करने के लिए कहो। उसने एक अंगूठी उसके हाथ में रख दी जो बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसी ही दिख रही थी। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और वह बस उसे हैरानी से देखता रहा। गया का दिल उसके सीने से टकरा रहा था उसके स्तब्ध चेहरे को देखकर। क्या मैंने इतनी जल्दी की? क्या होगा अगर उसने मुझे अस्वीकार कर दिया? क्या होगा अगर वह तैयार नहीं है? क्या होगा अगर मैं बहुत ज्यादा दबाव डालूं? क्या होगा अगर? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तभी उसके दिल और दिमाग का तूफान शांत हुआ। वह एक घुटने पर बैठ गया। वह कांपने लगी, हालांकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा जब उसने उसे अंगूठी सौंपी। गया एश्टन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कभी नहीं सोचा था कि वह गया को प्रपोज करेगा। बिल्कुल नहीं। वह उससे बहुत प्यार करता था और वह भी उससे प्यार करती थी। माइकल के लिए बस यही मायने रखता था। हाँ हाँ, मैं करूंगी। उसने अपनी उंगली पर अंगूठी पहनाने के लिए अपना दाहिना हाथ दिया। बांध से फूटने वाली बाढ़ की तरह उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने उसके खड़े होने का इंतजार भी नहीं किया, बल्कि अपने हाथों को उसके गले में जितना हो सके उतना कसकर लपेट लिया। वे एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, वे बस एक दूसरे की बाहों में अंधेरे जंगल के बीच में खड़े रहे। मैं तुमसे शादी करूंगी, इस तथ्य के बावजूद कि तुम्हारा उस कुतिया से एक आत्मा बच्चा है, उसने उसके कानों में कहा। मैं तुम्हें उसके साथ साझा नहीं करूंगी, लेकिन अगर उस बच्चे को पिता की जरूरत है तो तुम बच्चे के लिए वहां हो सकती हो। आखिरी चीज जो गया चाहता था वह ये थी कि घोस्ट अपने बच्चे को छोड़ दे, जैसा कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था।
वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि घोस्ट को अपने माता पिता से कितनी नफरत थी, क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। आत्मा बच्चे को छोड़कर उसने भी कुछ ऐसा ही किया। अंदर ही अंदर गया ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने लैला और बच्चे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह उससे प्यार करता था। इस दुनिया के पुरुषों के विपरीत उसे कई जीवनसाथी रखने का विचार पसंद नहीं था। सच में, गया उसे किसी दूसरी महिला के साथ साझा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे आत्मा बच्चे का पिता नहीं बनने देगी। जहां तक उसका सवाल था, उस बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वह नहीं चाहती थी कि भूत बच्चे को त्यागने का कारण बने। यह इस तरह से बेहतर है गया। मैं उन पर नज़र रखूंगा लेकिन मैं उस बच्चे का पिता नहीं बनूंगा। बच्चे को उसकी माँ के साथ रहना बेहतर है, माइकल ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह जानता था कि वह बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी मान रही थी। उसे आश्वस्त करने के लिए उसके पास केवल शब्द ही थे। उसे बस उम्मीद थी कि लैला बच्चे को अभिभावकों से दूर, बाहरी दुनिया से दूर रखेगी। इस बार उसने बच्चे को नहीं मारा क्योंकि बच्चे ने कोई गलत काम नहीं किया था। हालांकि अगर बच्चा किसी तरह अभिभावकों का मोहरा बन गया तो उसके पास बच्चे को बेअसर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बेशक वह बच्चे को एक स्पष्टीकरण और एक मौका देगा। उसका जीवन हर गुजरते दिन के साथ जटिल होता जा रहा था। उसके पास उस बच्चे के साथ रहने से ज़्यादा समस्याओं से निपटने के लिए कुछ था जो भविष्य में खतरा बन सकता है या नहीं भी बन सकता है। चिंता मत करो, हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उस बच्चे का दिमाग तुम्हारे खिलाफ न धोए, गया ने उसे आश्वस्त किया। जब उन्होंने आत्मा बच्चे के बारे में बात साफ कर दी तो उसने उसके कान को चंचलता से काटा। क्या तुम मुझे अपना असली नाम बताओगे मंगेतर? वह हंसी। उसके चंचल लहजे के बावजूद उसे पता था कि वह वास्तव में उससे जवाब की उम्मीद कर रही थी। वह चाहती थी कि वह उसका नाम जाने। यह उस भरोसे का स्तर था जो वह अपने भावी पति के लिए चाहती थी। माइकल, मेरा नाम माइकल है।